अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैफ़े मागला। डेफिनेटली आज का दिन भी आप लोगों का बहुत खूबसूरत गुजरा होगा। हर कोई अपना वीकेंड अपने अपने अंदाज से प्लान कर रहा होगा। अमूमन जब वीकेंड्स के स्टार्ट होते हैं तो जो एक घर में गहमा गहमी होती है, जो अक्सर मैंने देखी है, बिल्कुल मैं अगर ठीक हूँ तो सब लोग कहेंगे हाँ 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 ज़रा आप ठीक कह रही है। होता ये है कि सुबह नाश्ते बनते हैं, ठीक है, नाश्ते के बाद घर की ग्रॉसरी डिसाइड होती है कि अच्छा पूरे हफ्ते का घर में राशन वाशन आने वाला है। घर के बच्चों में से भी चुनती है, अच्छा फलाना बंदा जो है वो सब्जी मंडी जाके सब्जियां लेकर आएगा, फलाने के काम कुछ और टास्क लगा दिया जाता है। किसी को ये कह दिया जाता है अच्छा ठीक है वो घर की फलानी वाली ट्यूबलाइट ख़राब है, फलाना वाला सेवर ख़राब है, तुम जाके वो ठीक करवा लेना। इसके बाद कहीं ना कहीं पता चलता है कि कोई बहन, खाला, चाची, मामी, ताई घर में आज इनवाइट हो रहे हैं और फिर उसके बाद घर की जो ख़वातीन हैं वो किचन संभाल लेती हैं और फिर हम देखते हैं कि घर में एक फेस्टिविटी का माहौल होता है। लेकिन साथ ही साथ आप लोग कैफ़े मागला देखना हरगिज़ मत भूलिए, क्योंकि काम करते रहें लेकिन मूड को जो है वो थोड़ा सा फ्रेश भी करते रहें। इसीलिए हम ब्रंच शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हम सबसे पहले जिस सेगमेंट का स्टार्ट लेने जा रहे हैं वो है पेंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फ़न मुसव्वरी जिसे हम लोग पेंटिंग कहते हैं आम ज़बान में, ये एक ऐसी आर्ट है, ये एक ऐसा फ़न है जिसके ज़रिए इंसान अपने तख़य्युल को रंगों की खूबसूरत में ढाल कर दुनिया के सामने पेश करता है। मतलब यानी कि ये कि अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी फैंटेसी को अपनी पेंटिंग के थ्रू, अपने स्ट्रोक्स के थ्रू जो है वो लोगों के सामने लेकर आता है। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि रंगों से खेलती हैं। अब इन्हें मैं खेलना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका पसंदीदा काम है और यही काम उनकी शख्सियत को डिफरेंट लोगों से बड़ा मुनफरिद, बड़ा मखसूस बनाता है, क्योंकि उनके फ़न पारे ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनली ना सिर्फ बहुत पसंद किए जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी किसी भी आर्टिस्ट के अगर पहले फ़न पारे फिर दुनिया में मदीना मुनव्वरा में और मक्का मदीना में पेश किए गए हैं, जिनकी एग्जीबिशन हुई हैं, तो वो आज की हमारी प्यारी आर्टिस्ट राबिया ज़ाकिर साहिबा हैं, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में काम किया बल्कि पूरी दुनिया में लोग उनके नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। इनकी शख्सियत के हवाले से पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, बाद में आपका न सिर्फ उनसे तारुफ करवाएंगे बल्कि आज आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। कम अरसे में फ़न मुसव्वरी की दुनिया में औज कमाल हासिल करने वाली पाकिस्तानी मुसव्वरा राबिया ज़ाकिर के फ़न पारों को देखकर हर कोई अश अश कर उठता है और दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में उनके मुसव्वरी के शाहकार मकबूल हैं। राबिया ज़ाकिर ने न सिर्फ आलमी रहनुमाओं के पोर्ट्रेट बनाए बल्कि खाना काबा, मस्जिद नबवी और दीगर मकामात मुक़द्दसा के पोर्ट्रेट भी बनाए। इनके बनाए गए फ़न पारों की नुमाइश पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हुई और कई आलमी एजाज़ात उन्होंने अपने नाम किए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के मौके पर उन्होंने इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान का पोर्ट्रेट बनाकर दोनों मुल्कों की लाजवाल और बेमिसाल दोस्ती की अक्कासी की। उनके 34 फनपारों की पहली नुमाइश 2012 में हुई। पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की सिफारत खानों में राबिया ज़ाकिर के फ़न मुसव्वरी के शाहकार नुमाइश के लिए रखे जाते हैं। 2020 में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर उनका नाम पाकिस्तान की 100 बासर ख़वातीन में शामिल किया गया। दुनिया की पहली खातून जिनके फनपारों की नुमाइश मदीना मुनव्वरा में की गई, जहां सिर्फ उन्हीं की बनाई गई पेंटिंग्स को शामिल किया गया। तो देखा आपने किस तरह से हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी मैदान में भी अपनी कमाल महारत से अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। राबिया ज़ाकिर से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। राबिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया आपकी शख्सियत के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे ही आगे चलकर, लेकिन एक खूबसूरत एजाज़ जो आपके नाम रहा कि दुनिया भर में आप वो वाहिद खातून हैं कि जिनके फ़न पारे, जिनकी पेंटिंग्स मदीना मुनव्वरा में रखी गई थी एग्जीबिशन के लिए, ठीक है ना। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम वहाँ के मेहमान बन जाए और ताहयात वहीं पर रह ले, लेकिन कुछ एजाज़ात बड़े मुनफरद होते हैं। कितनी बड़ी खुशी थी, क्या जज्बा था उस वक्त आपका? एक्चुअली जब वो वहाँ पे डिस्प्ले हुई पेंटिंग्स जो है मक्का मदीना से एग्ज़िबिशन की,
तो उन्होंने वहाँ पर जब एग्जीबिशन हुई तो ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बताया कि आपको पता है कि आप जो हैं वो पहली इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तानी भी हैं ये जिन्होंने एग्जीबिशन किया। तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट ऑनर। एक तो आप सऊदी अरब में हैं, उसके बाद आप मदीना में हैं, वो पेंटिंग्स भी जो है वो मदीना में नुमाइश हुई। और उन्होंने कहा कि ख़वातीन की नुमाइश को पहले इस तरह इतना फ़रोग़ नहीं दिया जाता था, तो अब जो है क्योंकि नया हमारा आया है कि हम औरतों को भी फ़रोग़ देते हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरा नाम जो है वो उस अजीम जो है सरज़मीन उसके साथ जुड़ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़ुद भी वहाँ पर जाकर एग्जीबिशन में आपने पार्टिसिपेट किया या पाकिस्तान थी और वहाँ पर आपके फनपारे थे? नहीं, मैं खुद थी और वो बाकायदा वो जो जितने दिन वो ऑर्गेनाइज़ करना था वो उसको ऑर्गेनाइज़ किया और वो वहाँ पे डिस्प्ले हुए। और वो ना सिर्फ आप मदीना से, आप जब वहाँ पे सऊदी अरब में ये पता चला कि पहला इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है वो सऊदी अरब में मदीना में एग्जिबिट कर रहा है, तो दूर दूर से जितने भी आर्टिस्ट कम्युनिटी वो आई, लेडीज़ आई और उन्होंने वो एक अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। उन्होंने कहा हमने पहले कभी तक ऐसे मदीना में नहीं देखा कि आर्ट को इस तरह फ़रोग़ दिया जाए। और दूसरा ये भी कि अभी मैं खुद भी मदीना जब होकर आई ना, तो हम लोगों ने अक्सर सिर्फ एक ही जज्बे को देखा है, वो उम्रे का है, और इसके ज़्यादा हमने कई लोगों से सुना नहीं है। बतौर आर्टिस्ट, बतौर खातून, आपने कहा ना कि आपने ख़वातीन का रिस्पांस भी देखा, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी अपनी मदीना मेमोरी लोगों के साथ शेयर करें कि जब आप वहाँ पर रही हैं, मदीना के लोग कैसे हैं या वहाँ का रहना सहना कैसे है, कुछ थोड़ा सा। वैसे अगर देखिए मैं ये हमेशा नोट कर, मैं काफ़ी अरसे से हर साल जाती हूँ सऊदी अरब उम्रा और हज के लिए। तो सऊदी अरब में मक्का जो है उसमें जो एक जलाल है उसमें लोग बड़े थोड़े सख्त से हैं। मदीना में आप बाई चांस भी आप जाएं तो आपसे ऊंची आवाज़ से तो बात नहीं होती नहीं है। लोग इतने नर्म दिल के हैं कि आपको, वैसे लोग सऊदी अरब से, सऊदी लोगों से थोड़ा सा डरते हैं, मगर मदीना के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत नाइस हैं। और वहाँ की जो आप कह लें कि औरतें हैं, ख़ास तौर पे आर्टिस्ट हैं, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो है ये इस तरफ वुमेंस को काम के लिए और उनके लिए मेल्स जो है वो उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है राबिया, क्योंकि जब मेरा भी मदीना जाना हुआ तो मैंने एक एक चीज़ को जो है ना महसूस किया और मैंने देखा है कि किस तरीके से लोग वहाँ पे रहते हैं। बड़ी मोहब्बत है, मदीने की गलियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, वहाँ पर बिल्कुल वही माहौल है, ख़रीदारी है, हाजी आ रहे हैं, हुजाज आ रहे हैं, उम्रा ज़ायरीन आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, एक फेस्टिविटी है, बच्चे खेल रहे हैं, मुख्तलिफ पार्क्स वहाँ पर मौजूद हैं। अक्सर ये लोग अपने कैमरा के थ्रू ये चीज़ें कुछ सोशली हाईलाइट नहीं करते, लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि बहुत प्यारा है नबी का शहर और अल्लाह ताला आप सबको जाना वहाँ पे नसीब करे। आगे बढ़ते प्रोग्राम में और मज़ीद डिस्कशन ज़रा कंटिन्यू करते हैं। अभी तक राबिया हमने रिपोर्ट तो दिखाई और लोगों को बताया भी कि किन किन लोगों के फनपारे आप बना चुकी हैं। कोई ऐसे शख्सियत के जिनकी आप पोर्ट्रेट बना रही हो और आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो बनाते हुए? सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो? वेल मोस्टली जब मैं किसी को प्रेजेंट करना चाहती हूँ, जब प्रेजेंट करने के लिए जो मोस्टली कमीशन वर्क होते हैं, मगर जब प्रेजेंट करना होता है काम, उस टाइम बहुत एक्साइटेड होती हैं। और वो डिफरेंट पर्सनालिटी हो सकती हैं। समटाइम्स हमारे जब ऑफिशियल विजिट्स होते हैं तो उनके लिए पेंट करती हूँ, तो तब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। और इमरान खान को पेंट करते हुए मैं बहुत दफ़ा एक्साइटेड हुई थी, बहुत दफ़ा। तो जब उन्हें प्रेजेंट की आपने पेंटिंग, तो उस वक्त आपने पेंटिंग को देखा कि खान साहब को देखा, ताकि आप उनके चेहरे के तासुरात महसूस कर सकें? एक्चुअली जब ये वाला जो मेरी अभी मक्का में जब ये एग्जीबिशन हुई है, ये दूसरी दफ़ा एग्जीबिशन हुई है दोबारा, तो उससे पहले जो है रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये एग्जिबिट हुई थी। तो ये फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, ये आए थे, उन्होंने विज़िट किया। तो ऑब्वियसली वो तब ऑफिशियल होता है तो आप उनको विजिट करा रही थी, तो आई डिडंट फोकस। अच्छा, मतलब आपकी खुशी नहीं दी थी कि आपने जिनके लिए बनाया है, जिस जज्बे से बनाया है, आप उन्हें प्रेजेंट कर रही हैं और वो देख रहे हैं। इसके अलावा जो हमने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा हैं, डिप्लोमेट्स जो हैं और हमारे एम्बेसडर्स वगैरह जो हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनको भी आपने पेश की हैं। किसी कल्चर को भी आपने पोर्ट्रेट किया किसी दूसरे मुल्क के, और वो जो उसकी यूँ कह लीजिए कि उस कल्चर की खासियत थी, उसको एक मैसेज देकर आपने सामने पेश किया हो?
एक्चुअली ये जो पोर्ट्रेट्स हैं ये तो एक ऑब्वियसली एक मेरा एक एडिशनल वर्क है। बेसिकली तो मैंने मोर देन 50 एम्बेसीज जो हैं यहाँ पाकिस्तान में, उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए उन्हीं के कल्चर को पेंट किया है। Okay. जिसमें तुनीजिया है, पूरी यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन की जितनी भी 14 कंट्रीज़ हैं उनको, उसके अलावा अरब ममालिक के हैं, यूएई है, ओमान है, कतर है, उन सब के कल्चर्स को पेंट किया है। और उसके बाद जब उनका यहाँ पे कौमी दिन होता है तो वो फिर वो एक जो वो मनाते हैं उस कौमी दिन पे वो आम पब्लिकली डिस्प्ले होती हैं, तो वो भी उनको कल्चर को भी पेंट करने के लिए पेंट किया है। तो ऑब्वियसली अब जो है वो यहाँ से ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तानी हैं उन ज़्यादा दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो मेरे से सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और उन्हें पता है कि हाँ आपने हमारे इस चीज़ को पेंट किया है या इस चीज़ को पेंट किया है। जैसे जॉर्डन का मैंने पेट्रा पेंट किया तो वहाँ जॉर्डन के लोग जो हैं वो मुझे खुद बताते हैं अच्छा आप यहाँ विज़िट किया है, ये जॉर्डन है एंड ऑल दैट। ये तो इस तरीके से डिफरेंट जो है मुल्कों के लोग जो हैं वो पता है उन्हें कि यहाँ पे स्पेसिफिक ये हमारे कल्चर को पेंट करती है। तो अभी तक आपने कहा ना कि मुख्तलिफ एम्बेसीज में आपकी पेंटिंग्स मौजूद हैं, किस कल्चर को पोर्ट्रेट करते हुए आपको सबसे ज़्यादा जो था ना महसूस हुआ कि बड़ा खुशहाल लगता है ये मुल्क और यहाँ के लोग जो हैं बड़े खुशहाल हैं, और किस मुल्क के कल्चर को पेंट करते हुए आपको ये लगा कि नहीं यहाँ के ये मसाइल हैं जिनकी अक्कासी करना बहुत ज़रूरी है? बेसिकली तो मैं मोस्टली लैंडस्केप्स ही पेंट करती हूँ। अभी मेरा रिसेंट विजिट एससीओ स्टेट जब हुई तो मैंने एक डेलीगेशन को लीड किया, पाकिस्तान से आर्टिस्ट को लेकर उज़्बेकिस्तान गई। अच्छा माशाल्लाह। तो और कितने लोग थे उस डेलीगेशन में? उसके अंदर 4 से 5 लोग थे। ठीक है। और उसके अलावा जो यूट्यूबर्स और वो ब्लॉगर्स वो भी अलग थे, तो वो पूरा एक डेलीगेशन था। तो उसमें जब हम देखे कि वो एससीओ स्टेट की वो पेंटिंग्स जो थी वो हमें पूरी पहले हमें खुद वहाँ पे विजिट करना था, समरकंद और बुखारा एंड ऑल दैट समझना था बिल्कुल, फिर उनकी बिल्डिंग को, क्योंकि उसके अंदर वो बिल्डिंग्स ही समरकंद की खूबसूरत थी, तो हमने उसको देखा, फिर उसके बाद उसको पेंट किया। तो समरकंद और ये उज़्बेकिस्तान हालांकि एक छोटा सा सेंट्रल एशिया का मुल्क है, बट वहाँ जाकर एहसास हुआ कि वो लोग बहुत खुश हैं, वहाँ पे एक बहुत पीस था, सुकून था। और वाकई में जाकर वो एक जो है ना आपको आर्टिस्टिक जो अंदर फील आती है कि इसको आप पेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेंट करो। आप गई हैं समरकंद, आपने जाके विजिट किया, वहाँ की बिल्डिंग्स को देखा, तो एक आर्टिस्ट है जिनके पेंट करना है, क्या आपने हाथ से भी महसूस किया कुछ चीज़ों को? ऑब्वियसली वो आप जाकर करीब जाकर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो है वो डिज़ाइंस थे, टेक्सटाइल डिज़ाइंस थी, उनकी टाइल्स डिज़ाइंस थी, तो उसको हमने अपनी नज़र से देखकर पाकिस्तानी कैसा फील करता है वो डिस्क्राइब करना था। और वो लेटर ऑन जो है वो उनके म्यूज़ियम का हिस्सा बनी, कुछ जो स्टेट्स के लिए वो उन्होंने सेंड की। तो वो इंशाल्लाह वो पूरी जो सीरीज़ है वो उन्होंने कहा हर उसके अंदर 8 से 10 ममालिक थे पूरे दुनिया से जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, पाकिस्तान भी था। तो सारी जो सीरीज़ है वो फिर पाकिस्तान भी आएगी, डिफरेंट कंट्रीज़ भी जाएंगी, ताकि लोग देखें कि हर आर्टिस्ट ने उनके मुल्क को कैसे पेंट किया। अच्छा राबिया, थोड़ा ये बताइए कि शौक़ था कि आप पेंटिंग्स की तरफ आई या फिर स्टडीज़ भी आपकी पेंटिंग और ये फ़ाइन आर्ट्स में ही रही हैं? वैसे बैचलर्स किया मैंने फ़ाइन आर्ट्स में। Nice. और शौक़ था, मगर जो मेन फोकस इस तरफ करना था वो मेरी मदर की तरफ से था। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम पेंट्स करो, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अभी इस वक्त कैफ़े मागला देख रही होंगी। अब वीकेंड काफ़ी तो चहल पहल वाला होता है, क्योंकि घर में सारे होते हैं ना, मेहमानों को आप देख रहे हैं, फ़लाने काम कर, जैसे मैंने भी बताया अभी कि अम्मी बोल देंगे तुमने जाके ये करके आना, वो करके आना है। लेकिन जब वीकडेज़ होते हैं, बच्चे चले गए कामों पे, ठीक है ना, शौहर हजरात चले गए कामों पे, बच्चे चले गए स्कूल कॉलेज, तो वो ख़वातीन थोड़ा बोर हो जाती हैं। पेंटिंग करके किस तरीके से आप अपनी बोरियत को ख़त्म कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं? क्योंकि पेंटिंग जो है वो बड़ा एक फोकस काम है ना, आप उससे एक तो रिलैक्स भी हो जाते हैं, और जो रिलैक्स होते हैं और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आप ड्राई पेस्टल्स को अगर यूज़ करें तो उससे एनजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए अगर ये जो घर की ख़वातीन हैं वो ऑब्वियसली कुछ एक्टिविटीज़ ढूंढना चाहती हैं तो कुछ भी करें, बेशक वो ऑब्वियसली बहुत सारे कैनवस और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, मगर अगर आप अच्छा, हम लोग जब पेंटिंग का सोचते हैं ना बड़ा भारी भरकम सा आता है, जैसे मैं आर्ट दिखा रही हूँ तो कई ख़वातीन तो मैं कहूँगी लो अब इसके लिए मैं पूरी पहले क्लासेस लूँ तो मैं ये पेंटिंग्स करूँ। मिनिमम वसाइल में, कम वसाइल के साथ किन किन चीज़ों को आप घर के, आप थोड़ा सा आइडिया देना हमें कि यार अच्छा चलो कुछ ये वाले पेंट्स ले आओ ना और उन चीज़ों को पेंट करो। वो कौन से पॉट्स सोच सकते हैं, वो क्या चीज़ें हो सकती है कि जिनको हम पेंट कर सकते हैं? देखिए, जो पॉट्स पे आप पेंट्स करते हैं वो तो आपको
आपको जो पोस्टर्स कलर्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। पेंटिंग्स के लिए डायरेक्ट आप ऑयल पेंट्स पे ना जाएं, ठीक है। आप वाटर कलर से स्टार्ट कर लें, थोड़ा सा वाटर कलर भी है। और ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड की तरफ है, स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसे भी हमने ब्रांड्स यूज़ ही नहीं किए थे तो नॉर्मल कलर से स्टार्ट करें, छोटे कैनवसेस ले आए, 2-3 लेकर आएँ और उसके अंदर कोई भी आप यूट्यूब पे तो आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स होते हैं, आप उसमें से देखकर कोई भी इमेज जो है उसको ड्रॉ करें इजीली और उससे आप कर सकते हैं। कोई आप स्टैम्प्स ले सकते हैं, उससे आप बना सकते हैं। तो ऑयल पेंट्स जो है इजीली मार्केट्स पे आजकल मिल जाते हैं और उससे आप कैनवस। अच्छा, लास्टली मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, हमारे फाइन आर्ट्स की बहुत सारे बच्चे और बच्चे जो स्टडीज़ कर रहे हैं और जो पेंटिंग्स सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्या स्कोप है इसका पाकिस्तानी फील्ड में या फिर इंटरनेशनली? और एक पेंटर कितने से कितना मुआवजा कमा सकता है? पेंटर तो आजकल बहुत ऊपर भी जो मुआवजा बहुत ज़्यादा कमाता है। जो दिन ब दिन जो आर्ट की जिस तरीके से हो रही है, डिमांड हो रही है, और ये एक अच्छी फील्ड है लड़कियों के लिए भी, क्योंकि शुरू से मेकअप शेकअप करने की, मुंह को पेंट करने की आदत होती एक है। तो आप अपने अगर आप कंफर्टेबल है घर के एनवायरनमेंट में तो आप घर में भी बैठ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आजकल जो अब सोसाइटी है वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो उस लिहाज से आप अपना अगर छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वेरी यूज़फुल है। थैंक यू सो मच राबिया अपना वक्त देने के लिए। राबिया ज़ाकिर, एक बार फिर से जाते आपको ये बताना चाहूँगी कि राबिया ज़ाकिर वो वाहिद पेंटर है, पहली खातून है ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया की, कि जिनके जो पेंटिंग्स हैं, जिनका आर्ट जो है वो मदीना मुनव्वरा में पेश किया गया और साथ ही साथ ना सिर्फ इनकी पेंटिंग्स को बहुत सराहा गया, इन्होंने खुद बताया कि किस तरह से वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो भी उसमें इंटरेस्ट लेती हुई नज़र आई हैं। दुआ गो है हम भी कि पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी रहें, पाकिस्तान का नाम यूं ही रोशन करते रहें। और वो तमाम लड़कियां जो कि वाकई फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए राबिया ने कह दिया कि भाई ये एक अच्छा शोबा है, आप इसमें आ सकते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे लड़के हैं, आप मेरे ख्याल में इंजीनियरिंग और डॉक्टर वगैरह पढ़ लीजिए, आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, कैफे मागला। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले तो मैं आप लोगों को छोड़ के गई थी इसी स्टूडियो में, लेकिन अभी हम कंटिन्यू तो यहीं से करेंगे, लेकिन जाएंगे हम थाईलैंड। अब थाईलैंड हम क्यों जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, इसका जिक्र भी करेंगे, लेकिन किस रीज़न के तहत जा रहे हैं उस पर बात करते हैं। हम इस सेगमेंट में बात करेंगे मिक्स्ड मार्शल आर्ट की, इस फाइट की, जिसके बारे में पढ़ा और जाना यही है कि ये फाइट इतनी आसान नहीं होती। जो लोग इस खेल को चुनते हैं, इसका इंतखाब करते हैं, डेफिनेटली बड़े बहादुर होते होंगे और होते भी हैं, क्योंकि इस खेल में मैंने सुना है कि इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। जब आप एक बार रिंग में उतर जाते हैं तो फिर आपकी डिशुम शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के लिए आलमी मिक्स्ड मार्शल आर्ट मुकाबलों में नाम बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन अलूमी करीम ने इसे मुमकिन बनाया है। कौन ये जानता था कि कंप्यूटर साइंसेस का ग्रेजुएट, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान मिक्स्ड मार्शल आर्ट की तरफ आएगा। लेकिन अलूमी करीम, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के खूबसूरत खित्ते गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादी हुंजा से है, उन्होंने न सिर्फ मिक्स्ड मार्शल आर्ट का ये खेल सीखा, बल्कि रिंग में अपने मुखालिफ हरीफ को चारों शाने चित करते हुए वो हमें अक्सर नजर भी आते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी फाइटर थाईलैंड में हैं और स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अलूमी करीम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अलूमी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप थाईलैंड किस पर्पस के लिए गए हैं? घूमने फिरने के लिए गए हैं या कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके करियर में, या कोई नई फाइट जा रही है इसलिए आप थाईलैंड में मौजूद हैं? बेसिकली मैं यहाँ एक टीम है हमारी फेटेक्स ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ इनके साथ मैं साइन हूँ एज अ प्रो एथलीट। यहाँ पे मैं इनके साथ ट्रेन करता हूँ, लेकिन अभी जो मेरा यहाँ आने का मकसद है वो मेरी अगली फाइट है। अच्छा। जो कि इंशाल्लाह जो कि नवंबर 18 को दुबई में होगी। जी उलूमी, मुझे ये बताएगा कि जो अब आपकी नेक्स्ट फाइट होने जा रही है यूएई में, आपने बताया आप मुकम्मल तैयार हैं आप इस फाइट के लिए, और इस फाइट का टाइटल क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही जो है ना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये फाइट बेसिकली एक इंडियन प्रमोशन है मैट्रिक्स फाइट नाइट के नाम से, जिन्होंने मुझे अपने बैंटमवेट चैंपियनशिप के लिए उनका जो अपने फेवरेट हैं ध्रुव चौधरी, उनके साथ मुझे जो है ना फाइट के लिए ऑफर की थी, तो जो मैंने एक्सेप्ट की है। सो 18 नवंबर को इंशाल्लाह आई विल फाइट इन एन इंडियन प्रमोशन अगेंस्ट एन इंडियन फॉर अ चैंपियनशिप। ओह नाइस। तो आपको पता है कि आपकी अगेंस्ट कौन से फाइटर हैं? जी बिल्कुल, इंडिया से ही उन्हीं के जो फेवरेट हैं वो ध्रुव चौधरी के नाम से हैं, उन्हीं के जो
जी मैट्रिक्स फाइट नाइट के जो ओनर्स हैं उन्हीं के पर्सनल ट्रेनर भी हैं और उनके जो है एक तरह से उनके राइजिंग स्टार भी हैं। अच्छा, हमने देखा है उलूमी कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, रिंग कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिर कोई और हम लोग देखें जगह हो या फिर किसी और किस्म का टाइटल हो, पाकिस्तानी कौम खासी पुरजोश होती है और फिर जो हमारा प्लेयर होता है, फिर मैं यही कहूँगी चाहे वो क्रिकेट से हो या फिर कहीं किसी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से में परफॉर्म कर रहा हो, एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है किसी भी प्लेयर के ऊपर। क्या आपके ऊपर भी वैसा प्रेशर है? नहीं मुझ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे, क्योंकि मेरा करियर तकरीबन 15 साल से जो है ना आईपीएल में, तो इस तरह के इवेंट्स बहुत आए हैं, बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, तो एक्सपीरियंस इतना है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी किसी के साथ भी फाइट हो, कोई भी मुल्क से हो, जितना भी बड़ा फाइटर हो, कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक ही केज में लॉक होना है एंड आई नो आई एम बेटर देन हिम। तो मुझे सिर्फ अंदर जाके यही प्रूव करना है कि आई एम द बेटर फाइटर और इंशाल्लाह व्हेन आई गेट माय हैंड रेज्ड तो उस टाइम पे सब पूरी दुनिया देख लेगी। तो ये जो अब मैच होगा आपका, ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, कि किस कैटेगरी का टूर्नामेंट होने जा रहा है, कुछ इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे आप? बेसिकली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जितनी भी फाइट्स होती है वो एक सिंगल फाइट्स होती है, क्योंकि अच्छा। ऑब्वियसली 15 मिनट की एक फाइट होती है, इसमें 5-5 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं। पाँच तो पाँच उस फाइट के बाद ऑब्वियसली जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। जी तो उसके बाद ऑब्वियसली जो फाइटर्स की हालत ऐसी होती है कि वो अगले एक महीने तक जो है ना ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली मार पड़ती है इतनी, जो है ना कुछ कट जाता है, कुछ टूट जाता है, सब तरह हाँ, बहुत होता है। एक्चुअली मैं जानना भी यही चाह रही थी कि जब मैं आपके बारे में बता रही थी ना, तो उसमें मैंने ये हमने पढ़ा देखा जब रिसर्च की कि ये एक ऐसी गेम है कि जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने की वजह से जब कोई भी प्लेयर, चाहे वो जीत कर निकल रहा है चाहे वो हार कर वहां से निकल रहा है, तो रिंग से बाहर निकलने के बाद हालत कैसी होती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने की वजह से कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। जी रूल्स ये हैं कि आप किसी को जो है फॉर इंस्टेंस जो है ना किसी की आंख में उंगली नहीं मार सकते, मुंह में जो है ना हाथ मार के वो नहीं कर सकते, ग्रोइन पे मारना मना है, बैक ऑफ द हेड मारना मना है, क्योंकि जो है उससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। अदरवाइज आप पूरी बॉडी पे जो है ना फुल कांटेक्ट स्पोर्ट है, आप पंचेस मार सकते हैं, आप किक्स मार सकते हैं, नीज और एल्बोज मार सकते हैं। ऑब्वियसली हर एक फाइटर के स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप जो है सेफली खेलते हैं। कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जो रेसलर्स होते हैं, कुश्ती जो है कि माहिर होते हैं, उनको बिल्कुल मार नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही अगला कोई एक भी पंच फेंकने लगता है तो ये पकड़ के जमीन पे गिरा लेते हैं और वहां पे जो है या तो कोई सबमिशन लगा लेते हैं या उनको मार के जो है ना वहीं पे जीत जाते हैं। तो हर फाइटर की जो है ना इस तरह की एक वो डिफरेंट स्टाइल होता है, हर एक का फाइटिंग स्टाइल होता है, जिसकी वजह से जो है हर फाइटर या तो डैमेज ज्यादा लेता है या तो कम डैमेज लेता है। तो रूल्स बिल्कुल हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड, बहुत कम रूल्स हैं और उनका फिर ऑब्वियसली ख्याल रख के जो है ना फाइट करनी पड़ती है। सही। तो अब तक मुझे ये बताएगा लूमी, आपने कितनी इंटरनेशनल फाइट्स जो हैं वो खेली हैं, जीती हैं, साथ ही साथ ये भी कि जो आपकी ओपोनेंट पार्टी रही है उसमें सबसे ज़्यादा आपको किस मुल्क के फाइटर ने क्या कहते हैं कि तगड़ा मुकाबला दिया? टोटल मेरी जो है ना अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 15 फाइटें हो चुकी हैं, जिसमें से 9 मैंने जो है ना विन की हैं। इंटरनेशनली जितनी मेरी फाइट्स हैं उनमें से मैंने सिर्फ 2 लूज की हैं। अच्छा, और वो कौन सी थी? एक लाहौर में ही मैं लड़ा था एक इंटरनेशनल अपोनेंट के खिलाफ, और दूसरे जो है ना जी दूसरा भी थाईलैंड में था, जो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल वो करियर फाइट थी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की। अच्छा। जी तो उसके अलावा जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड में ही 9 जो है मिक्स्ड मार्शल मुay थाई जो थाई किक बॉक्सिंग है इनकी फाइट्स की हैं। मैं इधर जो है ना टाइटल बेल्ट भी जीता हूँ, चैंपियन भी हूँ, उसमें मैं 9-0 हूँ, अनबीटन हूँ। उसके अलावा जो है ऑब्वियसली जो सबसे टफेस्ट ओपोनेंट होता है वो इंसान का वो खुद ही होता है, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को आप बीट करके जो है ट्रेनिंग में पुश करते हैं, और सबसे मुश्किल पार्ट होता है मेरे ख्याल से हमारा वेट कट होता है, जो इस टाइम में उसी फेज में हूँ। अच्छा, आपकी माशाल्लाह एक बैज आपको लगा पाकिस्तान की तरफ से, मिक्स्ड मार्शल आर्ट खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप जो थी वो भी आपके नाम रही। ज़रा कुछ बताएंगे हमें, कुछ यादें ताज़ा करेंगे, ये फाइट आपकी किसके अगेंस्ट थी और ये किस दौर में आपको ये नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल मिला? जी पाकिस्तान की फर्स्ट एवर जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप एक बेल्ट जो इंट्रोड्यूस हुई थी पाकिस्तान में VCL के नाम से 2012 की बात है जी। तो उसमें एक 8 मैन टूर्नामेंट हुआ था कि जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको
कि मिक्स मार्शल आर्ट्स की एक ही फाइट होती है एक टाइम पे, लेकिन उस इवेंट में ये था कि आपने 3 फाइट्स बैक टू बैक करनी थी। ओके। तो तीनों फाइट्स मैंने की, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में जीता। उसके बाद जो है मैं चैंपियन बना। 25 दिसंबर 2012 की बात है। उसके बाद फिर फरवरी 2013 में मैंने अपना टाइटल डिफेंड किया, जो है नेशनल चैंपियनशिप, जो मैं पाकिस्तान का फर्स्ट एवर नेशनल चैंपियन बना था, मैं चैंपियन था, वो डिफेंड करके उसके बाद फिर 2015 में फिर मैं पाकिस्तान का फर्स्ट एवर इंटरनेशनल चैंपियनशिप बेल्ट जो है ना वो जीता मैंने पाकिस्तान के लिए। लास्टली मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की ना, बहुत सारी हमारी फाइट्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऐसी हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। एक क्वेश्चन अक्सर लोगों के जहन में आता है, वो ज़रा मैं भी आपसे जानना चाह रही हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो इस बारे में उनको अवेयरनेस मिल सके। मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर और एक बॉक्सर में क्या फ़र्क होता है? देखिए, ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स नाम से ही जो है ना ऑब्वियसली जाहिर होता है कि मिक्स्ड मार्शल के मल्टीपल मार्शल आर्ट्स का एक मिक्सचर है। सही। बॉक्सिंग में आप सिर्फ पंचेस थ्रो करते हैं, जो कि आपके जो अपर बॉडी है, टॉर्सो है, उसके ऊपर जो है ना वहां तक जो है आप उसमें लिमिटेड होते हैं, कन्फाइंड होते हैं कि आपने सिर्फ मुक्के मारने हैं, फेस पे बड़े ग्लव्स होते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स में जो है ना आप पंचेस मार सकते हैं, आप नीज किक्स मार सकते हैं, आप एल्बोज मार सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जो है चाहे तो किसी को जमीन पे गिरा के वहां भी मार सकते हैं। अगर कोई आपको जमीन पे गिरा के मार रहा है और आप जमीन पे गिरे हुए तो वहां से आप दावपेच भी लगा सकते हैं, सबमिशंस लगा सकते हैं, मल्टीपल चोक्स हैं, जॉइंट लॉक्स होते हैं जो आप लगा सकते हैं। सही जी, तो इसमें कुश्ती और किक बॉक्सिंग मिक्स है सब कुछ, मतलब ये सब एक तरह से स्ट्रीट फाइट टाइप के है लेकिन विद रूल्स। सही। तो बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली हमें उलूमी से मिलकर, और इसी तरह से जो लोग हैं वो यकीनन पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी जहाँ कहीं भी हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, देखिए, सोचिए, समझिए कि आप अपने मुल्क की, आप अपने कौम की किस तरह से खिदमत कर सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी हों, उनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। इसी हवाले से हालिया दिनों में पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी का एक 7 रुकनी वफ्द, जी हाँ, एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है। अब इस जो डेलीगेशन की सरबराही है, अमेरिका में पुलिस के महकमे में अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले सीनियर रुकन रोहेल खालिद साहब कर रहे हैं। रोहेल खालिद साहब हेल्पिंग हैंड के साथ मिलकर पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के जो कैंप्स हैं उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। न सिर्फ वो आज हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, हम उनकी मुलाकात न सिर्फ आपसे करवाएंगे कि बतौर ऑफिसर वो यहाँ पर क्या कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी शख्सियत के कई पहलू भी आपके साथ शेयर करेंगे कि 2016 में अपनी कारकर्दगी के बिना पर वो कॉप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। लिहाजा एक डेलीगेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इस डेलीगेशन में 7 लोग मौजूद हैं। तो इसी डेलीगेशन में उनके साथ हेल्पिंग हैंड के डायरेक्टर डेवलपमेंट इलियास हसन चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें भी हम वेलकम कहेंगे, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर न सिर्फ वो ज्वाइन करेंगे बल्कि असद अनवर साहब जो कि सार्जेंट न्यूयॉर्क पुलिस हैं, वो भी आज कैफ़े मागला के मेहमान बने हैं। तो आप सभी को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। रोहेल खालिद साहब, आपसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कितना वक्त हो गया है आपको यहाँ पर इस डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान की खिदमत करते हुए? ये हम लास्ट मंथ 26 सितंबर को यहाँ पे आए थे। 7 हमारे लोग थे जिस डेलीगेशन में थे बिगिनिंग में। उसमें हमारे जो हाईएस्ट रैंकिंग थे वो थे, ना सिर्फ हमारे साथ हाईएस्ट रैंकिंग थे, एक बहुत प्राउड मोमेंट है पूरे पाकिस्तानियों के लिए, वर्ल्ड के लिए, कि पाकिस्तान से बाहर कोई भी सबसे बड़ा जो हाईएस्ट रैंकिंग लॉ इन्फोर्समेंट का होता है वो एक पाकिस्तानी बंदे का, वो है 2-स्टार चीफ। And his name is Yasser Bashir. He's from Houston PD. Okay, mashallah. He was with us. He was a part of the delegation along with Commander Andrin Rodriguez. वो भी हमारे साथ थे। उसके अलावा हमारे पास सार्जेंट असद अनवर थे, लिeutenant मोहम्मद इशरत थे, पुलिस ऑफिसर अवैस खान थे, पुलिस ऑफिसर मेहरान फयाज थे, and myself. डिटेक्टिव रोहेल खालिद साहब। हाँ जी। तो हमारे साथ सार्जेंट असद अनवर साहब भी हैं। असद साहब, कहाँ पर विजिट किया है आपने और आपके डेलीगेशन ने? तो हमने स्टार्ट किया कराची से। कराची से हम लोग सिंध गए। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत जो है देखा, जो डिज़ास्टर हुआ। वहाँ से फिर हम लोग कोयटा आए। कोयटा से जो है हर जगह पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की।
फिर उसके बाद हम लोग राजनपुर गए। ठीक है। राजनपुर से फिर हम लोग चारसदा गए। तो अब जो है ये हमारा ये 4 जगह पे जो मेन जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है। और घर जो है चारसदा, राजनपुर और चारसदा, राजनपुर, कोयटा और सिंध, मीरपुर, हास। ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन जी, की आपने यहाँ जी। पे, ठीक है। ओके, कंटिन्यू कीजिए फिर मैं ताकि जी। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन की वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने चारपाइयाँ दी ठीक है। हैं, उसके साथ में हम लोगों ने ब्लैंकेट्स दिए हैं, किचन का सामान दिया है। किचन के सामान के साथ जो दाल चावल उनके जो है पकाने की सारी चीज़ें दी हैं। और उसके साथ साथ में जो हमने देखा जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर जो घर लोगों के टूटे हुए हैं वहाँ पर हम लोगों ने घर की बस्तियाँ बनाई हैं, बिल्कुल। जिसको हम लोगों ने नाम दिया है पाल्स बस्ती। पल्स बस्ती के नाम से। पल्स के भी उस पर आएंगे मुखफ़िफ़ पे कि एक्चुअली ये है क्या, लेकिन आपकी तरफ आऊँगी इलियास चौधरी साहब। जो हमारे पास खबर आई उसमें ये कि आप हेल्पिंग हैंड के ताउन से, उनके कोलैबोरेशन के साथ 200 घर तामीर करवा रहे हैं यहाँ पर। किन एरियाज़ की सिलेक्शन की आपने, उनमें कहाँ पर ये घर तामीर होंगे, कुछ बता सकते हैं किस रीजन के लोगों के लिए? जी, इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं वो सिंध के लोग हैं, और उसके बाद बलूचिस्तान, फिर राजनपुर का एरिया, और आखिरी में चारसदा का जो इलाका है। तो हम तमाम प्रोविंसेस में ये घर बनाएंगे, और ये सिर्फ 200 नहीं बल्कि हमारा इरादा है कि मिनिमम हम 1000 घर बनाएंगे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसके लिए हमने स्पेशल डिज़ाइन बनाए घर के जो कि कल्चरली लोग उसको एक्सेप्टेबल हो लोगों के लिए। हमने इनको ये डिज़ाइंस दिखाए भी। इनमें इन्होंने भी मिनिमम, मतलब ये भी अपने तौर पे मिनिमम या एटलीस्ट 50 होम्स को हर प्रोविंस में टोटल 50 को कम से कम करेंगे, और इनकी सपोर्ट आएगी लोगों की तरफ से तो और भी करेंगे। बल्कि ये भी होगा कि इनकी पाल्स की बस्ती है, इनकी तरफ से अगर लेट से 25 डोनर्स आते हैं वो भी वहाँ पे भी घर बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि इन्होंने वो आगाज़ किया तो हम उनको क्रेडिट देना चाहेंगे। तो अगर आगे भी डोनर आएंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि वो पाल्स में घर नहीं बना सकते, उनकी भी उसी बस्ती में घर बन जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जैसे मैंने कहा कि सिंध में है। और अभी हम जब होके आए तो मैं 3 जगह पे गया हूँ। मैं पहले ट्रिप में सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, ठीक है, इसके अलावा दादू, ये इन तीनों में गया। दादू में हमने तकरीबन 1000 लोगों को एक फैमिली पैकेज दिया। उस फैमिली पैकेज में हम 2 जेरी कैन देते हैं जिससे लोग साफ़ पानी जमा कर देते हैं। साथ में हम उनको ब्लैंकेट्स देते हैं। उसके अलावा हम उनको हाइजीन आइटम्स देते हैं जो कि मोर देन 1 मंथ, उसमें ख़वातीन के लिए भी हाइजीन आइटम्स होते हैं और बाकी फैमिली के लिए भी। इसके अलावा हम उनको फूड देते हैं पूरे महीने का, मॉस्किटो नेट्स देते हैं, और टारपुलिन शीट देते मतलब हैं। मुतासरीन को जो बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ पर चाहिए हैं वो उनको आप प्रोवाइड कर रहे हैं और करते आए हैं। यदि इनके बहाफ पे, बिल्कुल, मैं इधर ही इनके आने सपोर्ट लगी के हूँ। बहाफ पे हमने अब तक तकरीबन 7000 जो लोग हैं वो मुस्तफीद हुए इनके ट्रिप के दौरान। 7000 तो लोग। डिटेक्टिव रोहेल खालिद साहब, क्या चीज़ें, क्या लूप होल्स आपने डिटेक्ट किए हैं अब तक, मुझे ज़रा ये बताएं कि जिससे हम लोग ये जान सकें कि ये जो इतने बड़े पैमाने पर घरों की तामीर की जा रही है, कितनी अशद ज़रूरत है कि फौरी तौर पर कम से कम इतने घर तो खड़े हो जाएं ताकि मुतासरीन जो हैं वो शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, मैं पहले अगर घर से पहले एक चीज़ बता दूं, घर तो बाद में प्लानिंग के दरमियान ये बात आई, ठीक है, जब हमने फंड्स कलेक्ट करने शुरू किए। सबसे जो पहला मरहला था, हमने दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पूरा न्यूयॉर्क सिटी का पुलिस डिपार्टमेंट जो है, वहाँ के हर पुलिस स्टेशन में पाल्स और हेल्पिंग हैंड के बॉक्स पड़े हैं और लिखा है कि पाकिस्तान के लोगों को आपकी ज़रूरत है। 100 से ज़्यादा लोकेशन, 77 सिर्फ प्रीसेंट से जो थाने थे, हर थाने में कोई भी बंदा मज़हब का, किसी भी कल्चर, किसी भी कंट्री का, वहाँ पे सामान रख के जाता था। हमारे जो ऑफिसर से पाल्स के, उनको पिक करते थे, उनको पैक करते थे, उनको कंटेनर में करते थे। अब तक हमने 4 कंटेनर कर चुके हैं माशाल्लाह। जो वहाँ से न्यूयॉर्क से यहाँ पर आ चुके हैं। दो चल गए हैं और तीसरा 2 दिन पहले निकला है और चौथा कल आ रहा है। तो नवंबर के एंड में पहुंचेंगे यहाँ पे, और लोगों को सर्दी से पहले इंशाल्लाह। तो हम घरों की तामीर के हवाले से बात तो करें। उसी दौरान ये है कि क्यों ना हम लोगों को ये तो दे रहे हैं कपड़े, लेकिन वहाँ पे तो घर तो है ही नहीं। कपड़े देने का क्या फायदा जब तक घर ही नहीं है। घर ही नहीं है, अब रखेंगे कहाँ पे exactly? कोई चोरी करके ले जाएगा, जो क्योंकि वीडियोस तो आ रही थी यूट्यूब से
तो उसके साथ फिर हेल्पिंग हैंड के साथ जब हमने ये किया, उन्होंने कहा हम तो बना रहे हैं घर, तो फिर ये आइडिया आया बीच में कि व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट अ पायल्स बस्ती इन ईच स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो पहली बस्ती जो हमने जिसका हमने आगाज़ किया, जिसका इफ्तिताह किया है, वहाँ पे खुद जाके हमने घर की बुनियादें भी रखी, वो सिंध से हमने किया। और उसमें भी एक बहुत प्यारी सी बात ये थी कि हमें नहीं पता था हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हमने अफेक्टेड लोगों के पास जाना है, हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान के पास जाना है, गैर मुस्लिम के पास जाना है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। हेल्पिंग हैंड भी ब्लाइंडली ये लोगों की हेल्प कर रही है, क्योंकि हेल्प किसकी उसको करनी है, हमने ये नहीं पूछ रहा कि वो कहाँ से है, किस ज़ात से है, किससे मज़हब से है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो बड़ा अच्छा हुआ कि जो जगह डोनेट की थी वो एक इमाम साहब थे मस्जिद के, और जो बस्ती थी वो थी वहाँ पे क्रिश्चियन फैमिली रहती थी, क्रिश्चियन और हिंदू दोनों रहते थे। तो हम ये देखे, हमने कहा अच्छा हमें तो नहीं पता कि इतने लोग हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सिंध में क्योंकि ज़्यादा है ये, तो वहाँ पे 15 घर हमने उनको दिए, और वो इमाम साहब ने जगह दी, पाल्स और हेल्पिंग मिल के उसको बिल्ड कर रहे हैं। और ये एक बड़ा मैसेज प्यारा सा गया है कि देखेंगे बिल्कुल सखर और राजनपुर के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू आबादी जो है ज़रा ज़्यादा बसती है, पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी है वो वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। सार्जेंट असद अनवर साहब, आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा, पॉल्स जिसका हमने अभी तक जिक्र किया, एब्रीवेशन की अगर मैं तरफ जाऊं तो ये पाकिस्तान अमेरिकन लॉ एंड इन्फोर्समेंट सोसाइटी है, जिसके माशाल्लाह आप वाइस प्रेसिडेंट हैं और आप प्रेसिडेंट ऑफ पॉल्स हैं। पेल्स और पॉल्स में कंफ्यूज कर रही हूँ इसको थोड़ा सा। ये इदारा बेसिकली करता क्या है, और वहाँ पर रहते हुए यहाँ के पाकिस्तानियों को हम किस तरह से हेल्प अब तक प्रोवाइड करते आए हैं? सो ये पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी जो है, ये हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है। तक हम लोग पाकिस्तान के जो प्रेवलेंस है, जो पुलिस ऑफिसर हैं वो तकरीबन 500 हैं। सो 500 पुलिस ऑफिसर का इकट्ठा होके एक जगह पे इकट्ठे होना, ये हमारा एक गोल था शुरू से लेके। तो हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी। तो उसमें जो है 2015 से लेके आज तक पहले जो प्रेसिडेंट से आज तक जो जितने भी हम लोगों ने मुश्किल काम किए, जो भी इकट्ठा किया, लेकिन जो हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का जो हम लोग सारे पाकिस्तान से हैं, तो हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। खूबसूरत, बिल्कुल करना चाहिए। तो हम लोग बेशक ओवरसीज़ रहते हैं, लेकिन हमारे दिल जो हैं, हमारी सोच जो है हर वक्त पाकिस्तान के साथ है। तो जब हम लोगों ने देखा वहाँ यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब लोग जो सफ़र कर रहे हैं, हम लोग खुद अपने हाथों से उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो ये आइडिया हम लोग लेके हमने सोसाइटी में पूरी में बताया, तो सब लोग मिलके इतनी खुशी से उन्होंने डोनेशन की कि हमें जो है रिस्पांस, जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया, हमें बहुत खुशी है कि हम लोग उस जो हेल्पिंग हैंड के साथ मिल के राइट लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हेल्पिंग हैंड डेफिनेटली हेल्प कर रहा है और करता आया है। हमने इससे पहले भी बहुत सारे डिजास्टर्स में आप लोगों को काम करते हुए देखा है। सर, लोग एक उम्मीद बांध चुके हैं। अब भी जब ये क्लिप हम लोग सोशल मीडिया पर डालेंगे ताकि लोगों की थोड़ी सी रहनुमाई भी कर सकें, उन्हें थोड़ा हौसला भी दे सकें, लेकिन उनकी तरफ से भी कैफियत होगी कि जल्द से जल्द हमें छत मैसर हो जाए। कोई रफली एस्टिमेट? जी, ये जैसा मैंने बताया कि हम 1000 होम्स जो हैं वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम कंप्लीट करना 1000 घर इसमें, और वो मुख्तलिफ रीजन्स में हैं। वो मुख्तलिफ रीजन्स में हैं, और इसमें मतलब हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। एक जो है उसका नाम है शेल्टर्स ऑफ होप, और दूसरा जो इसमें घर बनाएंगे, दूसरा हमारा है सीड्स ऑफ होप। तो सीड्स ऑफ होप जो है वो उम्मीद के बीज। तो हम ऐसे किसान जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसको हम बीज दे रहे हैं वीट का, और उसको हम सिखाएंगे किचन गार्डनिंग। तो जो 1 एकड़ है हमने अभी 1000 लोगों को दिया है राजनपुर में, और जैसे ही पानी निकलेगा सिंध में तो हम उधर भी देंगे। तो वहाँ पे जो है उनको पूरे साल का राशन, उनके पास पूरे साल की आटा आ जाता है। उसके अलावा वो मज़ीद आटा बेच भी सकते हैं, और जो किचन गार्डनिंग है उसकी वजह से वो सब्जियाँ उगा सकते हैं। तो उनके एक तो खाने का मसला पूरे साल का हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें उम्मीद है कि अच्छी क्रॉप होगी, और क्योंकि अभी पानी काफ़ी था तो उससे भी अफेक्ट होता है कि अच्छी क्रॉप होगी इंशाल्लाह। और ये क्रॉप जो है ये अगली 2 या 3 सीज़न चलेगी। तो अगले 2 या 3 सीज़न के लिए हमने उनकी फूड इनसिक्योरिटी का जो इशू था उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। तो ये उम्मीद के बीच में, बल्कि मैं सोहबतपुर में बलोचिस्तान में जब मौजूद था तो मैं रोज़ाना देखता था एक सूरज डूब रहा है। तो वहाँ पे मुझे महसूस हुआ, जब मैंने खड़े होकर देखा तो बहुत ही सीनिक व्यू था, लेकिन मैंने कहा कि ये सूरज तो डूब रहा है,
लेकिन हम किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं बच्चे हैं सबके उनकी उम्मीदें डूब जाएं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अल्लाह ताला हमें वो मतलब कैपेसिटी दे, हमारे डोनर्स को कैपेसिटी दे कि हम जितने भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं वो पहुंचे। और इस सिलसिले में पाल्स के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस पूरे जो होप क्रिएट कर रहे हैं। और डेफिनेटली एक ये मामला है जिसमें हमने कहा ना कि कभी भी उम्मीद का सूरज गरूब नहीं होना चाहिए। एक 9/11 का वाक़या भी था जहां पर बहुत सारे मुसलमान जो पाकिस्तानी वहां पर रहने वाले थे उनको खासी परेशानी का शिकार था। क्या अब भी वहां पर रहने वाले पाकिस्तानी रोहेल किसी खौफ का शिकार तो नहीं है या फिर मामला बहुत बेहतर हैं? पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तान में किसी चीज़ का खौफ नहीं, सिर्फ एक ही खौफ है उनको कि पाकिस्तान में लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है और कैसे इनकी मदद की जाए। इसके अलावा और कोई खौफ नहीं है ओवरसीज़ पाकिस्तान में। बस वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की हम मैक्सिमम हेल्प कर सकें। मैक्सिमम हो। बाकी मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारा जो इदारा है ये इंटरनेशनल NGO है। हम 10 कंट्रीज़ में रजिस्टर्ड हैं और हमारा सालाना बजट जो है पूरे दुनिया का वो 50 मिलियन है। उसमें पाकिस्तान का हमारा 12 मिलियन है। हमारे 10,000 ऑर्फन्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी। तो इस सानिया के बाद हमारे जो CEO हैं उन्होंने ऐलान किया है कि मिनिमम विल स्पेंड एटलीस्ट $15 मिलियन ऑन दिस। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं। मोर देन 75 to 80% डोनेशन हमें रिसीव भी होगी। तो ये आपने ईयरली बताया है, ये 15 मिलियन आपका पर मंथ है, क्वार्टरली क्या टारगेट है सर? जी ये कि हमने शुरू किया था काम जुलाई की 15 को। ठीक है, ये पहले से मसला चल रहा था। ठीक है। लेकिन रेल जो है अगस्त सितंबर में आया, लेकिन हम पहले से कर रहे थे। तो जब वो सितंबर में आया तो हमारी टीम ने कहा कि अगले 4 महीने के अंदर वी विल रेज 15 मिलियन इंशाल्लाह फॉर पाकिस्तान। ठीक है, एंड प्रोवाइड द सर्विसेज। और फिर अगले साल मजीद इंशाल्लाह उससे ज़्यादा करेंगे। ठीक। सार्जेंट असद अनवर साहब, एक सवाल मेरा ये है, न्यूयॉर्क पुलिस के लिए आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस को भी आपने देखा है, कितना बड़ा गैप है? बेसिक आपको क्या चीज़ें लगती हैं कि फौरी तौर पर कम से कम अगर इनका हल निकल आए तो हमारी एक अच्छी पुलिस फोर्स या पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ हम बढ़ सकते हैं? देखिए न्यूयॉर्क में ना जो भी प्रोग्राम होता है ना उसको इवेल्युएट किया जाता है कि ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। अब इसका कुछ सालों के बाद पता चलता है कि इसका जो रिज़ल्ट क्या आया है। तो उसमें पीछे काफ़ी पिछले 2006 से पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और पिछले 2006 से अब तक डिपार्टमेंट कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जो इनर पॉलिसीज़ है ना उनको इवेल्युएट किया जाए। ठीक, कि लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हैं हमारी पुलिस, उसको इवेल्युएट किया जाए और अगर वो सही नहीं है तो उनको दोबारा से ट्रेन किया जाए। ठीक, जहाँ तक मुझे लगता है कि ट्रेनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ भी चेंज करना है उसके लिए ट्रेनिंग आपको चाहिए। और वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो कितने वक्फे के बाद लगते रहते हैं या वर्कशॉप्स आप लोगों की जो होती हैं? मेरा जो है मैं पुलिस एकेडमी में हूँ, तो हमारे जो पुलिस एकेडमी में कंटिन्यूस हर वक्त कोई ना कोई नई ट्रेनिंग आई होती है जिसके ऊपर ट्रेन कर रहे होते हैं। अगर पिछला कोई रूल रेगुलेशन चेंज हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट 35,000 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं सबको दोबारा से ट्रेन किया जाता है। मतलब इवेल्युएशन इस तरह से होती रहती है कि आप लोग नई चीज़ों की तरफ जाते रहते हैं और नई टेक्निक सीखते रहते हैं। लास्टली, ये कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम करें जो पाकिस्तान में बसने वाले हैं, और आप लोगों की जो काम है, जो किरदार है वो हमें नज़र भी आ रहा है, दिख भी रहा है। एक सवाल जो आजकल ओवरसीज़ बाहर बैठे हुए, चाहे वो जिस भी मुल्क में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी, उनकी तरफ से भी आता है, वोट का हक ना मिलना। आप दोनों से मैं जवाब लेना चाहती हूँ, हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके बारे में ज़्यादा बेहतर समझती है, तो वो ये हम उनको ये फैसला करने देते हैं, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट नहीं आती है उनके नए फैसले होते हैं, तो whatever they have। इसमें अगर आप चाहें तो मैं ये पर्सनल आंसर है मेरा कि मेरे नज़दीक उसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरत है वो है यहाँ की लोकल गवर्नमेंट को डेवलप करना, पाकिस्तान की। ठीक है। जैसे ये पुलिस डिपार्टमेंट है, ये मेयर के अंडर होता है वहाँ पे। ठीक है। तो हमें लोकल बॉडीज़ के अगर यहाँ पे हम उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, बाद में आप हमें मौका दें, हमें भी वोट का मौका दे दें, लेकिन पहले यहाँ पे रिफॉर्म्स करें जो यहाँ की गवर्नमेंट है। ठीक है, आपका भी जवाब कुछ ऐसा ही है? सेम
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रहेल खालिद साहब, डिटेक्टिव रहेल खालिद, ठीक है, सार्जेंट असद अनवर साहब बहुत शुक्रिया सर, और डायरेक्टर डेवलपमेंट हेल्पिंग हैंड इलियास चौधरी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली हम लोग कैफ़े मागला में बहुत सारे टॉपिक्स इस तरह से लेकर आ रहे होते हैं क्योंकि वीकेंड को शानदार बनाना होता है, थोड़ा सा चहकता हुआ बनाना होता है, लेकिन यही वो वीकेंड होता है जहाँ पर हमने अपनी खूबी और खामियों को तलाश करना होता है कि पिछले 5 दिनों में हमने क्या किया है और आने वाले अगले हफ्ते में कहीं हम वो गलती कर ना बैठे। ये सेगमेंट थोड़ा सा आप लोगों को उस तरह से चहकता हुआ नहीं लगा होगा, लेकिन इसको जज्बे से, इसको एहसास के साथ महसूस करने की ज़रूरत थी। अगर नहीं किया तो मैं ये कहूँगी कि दोबारा इस सेगमेंट को जाके क्लिक कीजिएगा, दोबारा ये देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह से पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करने के लिए अपनी कोशिशें जो हैं वो कार फरमा ला रहे हैं। मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक, स्टे ट्यून, कैफे मागला। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक एंकर जो होता है ना, उसकी खुशी उस वक्त दीदनी होती है कि जब वो किसी भी पर्सनालिटी को अपने प्रोग्राम में आपसे इंट्रोड्यूस करवाए, या कोई भी ऐसा हमारा पाकिस्तानी या कोई भी ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर जो कि कोई ना कोई कारनामा सर करता है, तो उसकी कोशिश होती है कि भाई सबसे पहले तो ये हमें टाइम दे, सबसे पहले ये हमारे पास है, हम इनको इंट्रोड्यूस करवाएं, इनके कारनामे को आपको बताएं और फिर ये एक टीवी चैनल पर किसी और के पास जाएं। तो आज हमारे साथ जो एक बड़ी प्यारी सी मेहमान शख्सियत मौजूद होंगी, बल्कि हैं, बाद में मिलवाएंगे आपको उनसे, वो यूँ कह लें कि ताज़ी अभी वो नया काम करके आई हैं और हमने जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर हमने कहा है कि पहले आप हमारे पास आएंगे, इसके बाद आप कहीं और जाएंगे। तो उन्होंने भी वादा निभाया। अब ये शख्सियत कौन है, क्या करती हैं, ये सस्पेंस आप इस रिपोर्ट में हम रिवील करेंगे। ज़रा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको उनसे मिल पाते हैं। दीर से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तान की मारूफ साइकिलिस्ट समर खान ने साइकिलिंग के अलावा अब कोह पैमाई में भी नाम कमा लिया है। समर खान ने अपने दोस्तों के हमरा 5610 मीटर बुलंद तरीन चोटी को न सिर्फ सर किया, बल्कि उन्होंने वहां स्कीइंग भी की। समर खान ने वादी शिमशाल गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े एक ऐसी चोटी को सर किया जिसको इससे पहले किसी भी कोह पहमा ने सर नहीं किया। समर खान ने जिस चोटी को सर किया, उस पहाड़ को गरे समर का नाम दिया गया। 8 घंटे ट्रैक के बाद ये समर खान ने चोटी को सर करने के बाद वहां स्नोबोर्डिंग की। समर खान और उनके साथी किसी चोटी को सर करने के बाद स्कीइंग करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट्स बन गए हैं। समर खान और उनके साथियों ने मौसम सरमा के खेलों के फरोग के लिए यह अहम कारनामा अंजाम दिया। जी, तो आपने देखा कि कभी ना सर की जाने वाली 5610 मीटर बुलंद चोटी गरे समर को पाकिस्तानी साइकिलिस्ट समर खान ने अपने दोस्तों की मदद से सर किया है। चोटी को सर करने के समर खान ने चोटी पर स्कीइंग भी की है, मतलब उसे चोटी को सर तो किया ही किया, लेकिन वहाँ पर थोड़ा शुगल मेला भी लगा है। ठीक है, मज़े की बात यह है कि समर खान के नाम पर इस चोटी को गरे समर का नाम दिया गया है। कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है। और जब आपकी मैं भी तारुफ करवाऊंगी ना, मिलवाऊंगी, तो बड़ी यंग सी हैं। पश्तो ज़बान में नाज़रीन पहाड़ को गर कहा जाता है और अब ये चोटी समर के नाम के साथ मंसूब हो चुकी है, जिसे गरे समर कहा जाएगा मुस्तकबिल में। और इस चोटी के बारे में एक और हमने जो अपडेट निकाली वो ये थी कि ये चोटी जो है वो वादी शमशाल गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। समर को भरपूर अंदाज में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग समर, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक समर, ताज़ी चोटी सर करके आई है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जब अभी मैं बता रही थी अपने व्यूअर्स को कि इस चोटी को सबसे पहले आपने सर किया, क्यों नहीं इस चोटी को पहले किसी और की तरफ से सर किया गया? कुछ है इसके बारे में कोई बातचीत? क्योंकि शिमशाल में, बल्कि कराकरम रेंज में बहुत सारे ऐसे पासेस या रेंजेस हैं जहाँ जो अनएक्सप्लोर्ड हैं या जो अभी जिनको एक्सप्लोर हुए 1-2 साल हुए हैं। अच्छा। अब्बास जोशी पास इट्स न्यू पास, और वो पास तो एक्सप्लोर हुआ है, लेकिन उस पास की रेंज में जितनी पीक्स हैं वो अनक्लाइम्ड हैं। ओके। तो हमारा इरादा ये था एज ए टीम कि हम पाकिस्तान में बैक कंट्री स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग लॉन्च करें। आई वाज द फर्स्ट वुमन जिसने वहाँ पे स्नो बोर्डिंग की। और मैं आऊँगी अभी कि जो ये शुगल आपने लगाया है वहाँ पे, ये क्या सोचे किया था? तो बैक कंट्री स्नो बोर्डिंग को हमने पाकिस्तान में लॉन्च करना था एज एडवेंचर एथलीट्स। फिर हमने जब मैप स्टडी किया तो देर वाज अ चांस ऑफ पीक समिट, तो हमने कहा हम इसको ओपन माउंटेन्स पे समिट भी करते हैं और वहीं से हम स्नो बोर्ड या स्कीइंग करेंगे।
तो वो शुक्र है कि मौसम ने साथ दिया, थ्रू आउट मौसम बहुत अच्छा था, हमने टाइमली सबमिट किया, नीचे हमने स्की और स्नोबोर्ड अटेम्प्ट किया और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड किया। अच्छा, अभी जो मैं ये विजुअल्स में भी देख रही हूँ तो ये अभी की हैं जब आपने स्नो किया है, पे स्कीइंग की है ना, तो बर्फबारी इतनी सारी, इसके बावजूद मौसम आप कह रही हैं कि बेहतर था। भाई कैसा मौसम बेहतरीन था और उसके बाद स्कीइंग भी कर ली। स्कीइंग, बैक कंट्री स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए आपको सॉफ्ट स्नो चाहिए होती है ना, पाउडर स्नो। ठीक है, तो ये पाउडर स्नो थी। तो जैसे हम शिमशाल में एंटर हुए, वी गॉट द फर्स्ट स्नोफॉल ऑफ द सीजन। ठीक। तो यहाँ पे जब हम पहुंचे तो तकरीबन 2 से 3 फीट हमें फ्रेश स्नो मिली और जिस पे बड़ी अच्छी हमारी राइड हुई। और आपके साथ कितने आपके दोस्त थे? हमारे साथ हम 5 की टीम थे, जिसमें से बाकी शिमशाल से थे एंड आई वाज फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। तो अभी आपने कहा ना कि क्या कहते हैं, ये डिस्कवर ही बहुत कुछ वक्त पहले हुई है, उसके बाद फिर पास जरूर की गई लेकिन सर से किसी ने नहीं किया। तो इजी था यहाँ पे क्लाइंब करना, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से फौरी तौर पर तो कुछ वहाँ पे पॉइंट्स ऐसे नहीं होंगे कि जिनको देख के आप लोग आगे बढ़ सके। क्योंकि इट्स नॉट अ कमर्शियल पीक, तो रास्ता नहीं था बना हुआ। यही हाँ जानना चाह रही हूँ राउट हमने खुद बनाया उसको क्लाइंब करने का। दूसरा ये पीक टेक्निकल नहीं थी लेकिन ये पास बहुत टेक्निकल था। पास पे पहुंचना वाज द मेन चैलेंज, क्योंकि बिल्कुल स्टीप था और जहाँ हम पाँव रखते थे वो बहुत इतना ग्रेवल था कि वो नीचे से ज़मीन निकल जाती थी। अच्छा। तो फिर एंड में हमें रोप अप करना पड़ा। हालांकि ट्रैकिंग पीक पे आप रोप अप नहीं होते, क्या लेकिन कुछ सामान लेकर चले गए थे? रोप अप भी करना पड़ा, स्कीइंग शूज भी लेके चले गए, क्या कुछ था इस बैगेज में? 2 शूज थे, एक हाइकिंग शूज, एक स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग शूज, फिर स्कीज और स्नोबोर्ड्स थे, हेलमेट्स थे। ठीक है। हमारी अपनी 3-4 लेयर्स थी, प्रोटेक्टिव मेडिसिन था, फूड था, हाई एल्टीट्यूड स्नैक्स थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो ये सब। अली बाबा 40 चोर वाला बैग था जिसमें इतना कुछ आ गया था? नहीं, वी डिवाइडेड एवरीथिंग। अच्छा, तो सब लोगों ने थोड़ा सा अपने, किसी ने कुछ रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया और फिर आप लोग जी। चले गए। दूसरा मुझे ये बताएं कि कितने वक्त लगा आपको ये चोटी सर करने में? दिन कितने लगे? शिमशाल से जब हमने स्टार्ट किया तो 5वें दिन हमारा समिट हुआ, क्योंकि जब आप शिमशाल से निकलते हैं तो पहला स्टेज आता है ज़रतकुर बिन, और वहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक हाईएस्ट फुटबॉल ग्राउंड भी था जो 4400 मीटर से ऊपर पे था, और वहाँ सीज़न में चैम्पियनशिप्स भी होती हैं इतनी हाइट पे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट कैंप पे गए, दैट वाज शपोदिन। इतने मुश्किल नाम तो रखे भाई। शपोदिन के बाद हमारा हाई कैंप था और उससे अगले दिन हमारा समिट पुश था। अच्छा, तो उसके ये तकरीबन ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए? तकरीबन 5 से 6 दिन। 5 से 6 दिन, और फिर आप लोगों ने इसे कंप्लीट किया, मतलब 6 दिन के अंदर ही वापसी हुई है? वापस आते हुए हमें 1 दिन लगा और एक्स्ट्रा तकरीबन 7वें दिन रात को हम पहुंच गए थे। अच्छा, एक बड़ा बच्चों वाला सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। किसी भी चीज़ पे हमने चढ़ना हो बहुत मेहनत लगती है, हमने उतरना हो आप झटकों मिनटों में उतर जाते हैं। आप तो इतनी चोटियाँ सर कर चुकी हैं, आपको इसका जवाब मिला आज तक? क्योंकि उतरने में कम एफर्ट लगती है, फिजिकल एफर्ट कम लगती है, लेकिन बैलेंस बहुत चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी हाइकिंग की है कुछ टाइम और गिर भी गई थी, तो मैंने ये जरूर देखा कि आप नीचे उतरते तो हैं जल्दी, लेकिन आपका एक भी गलत कदम आपको बहुत नीचे लेकर जा सकता है। इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की डेथ जो हुई है माउंटेनियरिंग में वो डिसेंड में ही हुई है, उतरते वो समिट के बाद ही हुई है। ओह माय गॉड। तो ये तरह थोड़ा हमारे जो बाकी क्लाइंबर्स हैं वो भी इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। दूसरा, एक आपके लिए एजाज़ की बात, हमारे लिए भी एजाज़ की बात, इस चोटी को अब गरे समर से मंसूब कर दिया गया। ये नाम एक तो पहले बताया हमें किसने रखा है, दूसरा ये कि जब पेरेंट्स को भी पता चला होगा और जब आपको भी पता चला कि यार इस चोटी का नाम ही मेरे से मंसूब कर दिया गया है, क्या जज्बात थे? हमारा इरादा था कि हम 2 पीक समिट्स करेंगे, लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम 1 दिन में कर नहीं पाए, और ये हमने ऑलरेडी तय किया हुआ था कि एक को मैं सबमिट करूंगी, एक को टीम मेंबर करेंगे। वो टीम मेंबर कर नहीं सके, जो मैंने की तो उसका नाम मैंने गरे समर इसलिए रखा क्योंकि आई एम फ्रॉम दीर केपी के, और मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा नाम हो जो मेरी रूट से कनेक्टेड हो। सो यू नेम्ड इट? जी। अच्छा, ओके, प्लीज कंटिन्यू। और क्योंकि आई वाज द फर्स्ट वन टू स्नोबोर्ड ऑन इट, इवन स्नोबोर्ड इन बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग पूरे पाकिस्तान में आई वाज द फर्स्ट वन टू लॉन्च इट, पहले हुई नहीं थी। ज़बरदस्त। और बैक कंट्री स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, डेस्टिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं, 8000 पीक्स भी हैं, वर्जिन पीक्स भी हैं 7000, लेकिन हम कुछ करते ही नहीं है। सो मैं और मेरी टीम चाहते थे कि हम कोई ऐसी एग्जांपल सेट करें कि जिसके बाद ये एवेन्यू ओपन हो इस स्पोर्ट्स का, और इंटरनेशनल एथलीट्स जो हैं वो भी आके इसको एक्सप्लोर करें। सही। दूसरा ये कि क्या सिर्फ एक आपने यही चोटी देखी कि जहाँ पर आप लोग स्नो बोर्ड कर सकें, या मज़ीद भी आपका एक्सपीरियंस रहा है लेकिन आपने ट्राई इस दफ़ा इस समर को किया, गरे समर को किया? नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ स्लोप्स, लेकिन क्योंकि एवोलांच या स्नो कंडीशन की वजह से काफ़ी रिस्की होता है,
शिमशाल क्योंकि जो लोकल क्लाइंबर्स थे दे वर वेरी श्योर, वो उनका बैकयार्ड ही था एक टाइप का, सो दे वर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे हम सक्सेसफुली कर सकते हैं और सेफ भी होगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बहुत नोट कर रही हूँ हमारी यूथ में, हमारे यंगस्टर्स में, कि गिलगित से जो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं वो एथलीट की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, चोटियाँ सर करना, साइकिलिंग की तरफ जाना, या फिर इसके अलावा मार्शल आर्ट्स हो, इस तरह की चीज़ें। खित्ते का वही हिस्सा क्यों? आपको वहाँ के यूथ में ऐसी क्या पोटेंशियल नज़र आता है? जो लोग पैदा ही 3000 से ऊपर होते हैं तो फिट से 3000 मीटर से ऊपर पैदा होते हैं, वहीं पे उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना होता है, तो उनके जेनेटिकली वो काफ़ी ब्लेस्ड होते हैं ऑलरेडी। तो अगर वो थोड़ा सा भी स्किल सीख लें, फिजिकल फिटनेस तो उनमें ऑलरेडी होती है, ठीक है, सो दे कैन डू इट मच बेटर देन एनी अदर एथलीट बिलोंगिंग फ्रॉम सिटी। अब सिटी वाले ज्यादातर कन्वेंशनल स्पोर्ट्स में जाते हैं, रनिंग में चले जाएंगे, स्क्वॉश। भाई हमारे पास मैदान है ना खेलने को, पहाड़ नहीं है, तुम लोग हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ चढ़ जाते हो। तो हमारा, क्योंकि मैं खुद दीर से हूँ, हिंदू कुश रीजन से, अच्छा, तो मुझे वो फिटनेस वाला इशू नहीं है। ओके, हाइट सिकनेस भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, हमने बड़े आराम से उसको चेक करो जरा। और मैं जहाँ पर पहले रह रही थी, मैंने 3 साल, आप यकीन करेंगे समर, मैंने नीचे बेसमेंट में गाड़ी भी पार्क नहीं की कि मैं वो इतनी सी स्लोप से भी डरा करती थी। अब मैं लगा लिया करती थी, लेकिन जब तक आप कुछ करते नहीं, आपका डर, आपका खौफ निकलता नहीं निकलता। तो हमारे यहाँ आपने कहा ना कि जो सिटी, विद इन द सिटी हमारे यहाँ बच्चे बच्चियाँ रहते हैं, वो उस तरफ नहीं जाते हैं। फैमिली की सपोर्ट डेफिनेटली आप लोगों को होती है, लेकिन जो लड़कियाँ इस तरफ आना चाहती हैं, किस तरीके से आप उन्हें मोबिलाइज करोगे? जो लड़कियां आना चाहती हैं उन्हें किसी भी स्पोर्ट में दे हैव टू एजुकेट देमसेल्फ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर लेते हैं चीज़ों को। आजकल सोशल मीडिया को देख के वैसे भी वो खाली सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे की जो स्ट्रगल होती है वो नज़र नहीं आती। बिल्कुल बेहतरीन बात किया। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। बहुत महीनों सालों की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इक्विपमेंट के बारे में जानना पड़ता है, कौन सा सही है कौन सा नहीं। इन केस ऑफ इमरजेंसी बैकअप आपने क्या करने, वो चीज़ें आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करनी होती है, क्योंकि वहाँ छोटी सी भी गलती हो जाए तो बहुत ज़्यादा डेडली हो सकता है। अगर मैं उस लास्ट आपसे एक सवाल लेना चाह रही हूँ, अगर कोई भी आज का ये एक सेगमेंट देखने के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी भाई, कोई भी बहन प्लान कर ले कि अच्छा ऐसा करते हैं भाई, फलानी तरफ चलते हैं, या इस्लामाबाद वाले ही कोई बड़ी वाली हाइकिंग ट्रेल, बेसिक्स क्या होने चाहिए, किन चीज़ों की एहतियात के साथ आपको सामान रखकर आपको हाइक के लिए जाना चाहिए? स्टार्ट स्मॉल, छोटे हाइक से स्टार्ट करें, अपनी विथ टाइम अपनी हेल्थ और फिटनेस डेवलप करें, घरों से उठ के नहीं जाएं शौक में आके। आपको प्रॉपर 3 महीने 4 महीने 6 महीने ट्रेनिंग करें, वेट्स के साथ करें, अपनी डाइट अच्छी करें, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग करते हो और बाहर जाके जंक खाते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको घर का खाना खाना होगा, आपको ट्रेनिंग करनी होगी, आपको वहाँ पे जाके कैसे क्या प्रिकॉशंस लेनी है वो ऑलरेडी पढ़ के जाना है, ऑनलाइन रिसर्च करके जाना है। और दूसरा सिर्फ एक और चीज़ छोटा सी मैं बात पूछना चाहूँगी, अक्सर मैंने कुछ लोगों को इस्लामाबाद में हाइकिंग करते हुए भी देखा है, जूते वो नहीं होते जो कि पहन कर जाने चाहिए। ये वो जूते इस्तेमाल ना करना, मतलब कुछ खवातीन सैंडल्स तक में चली जाती हैं, जो कि मैं कहती हूँ डेंजरस होता है बड़ा। कितना बड़ा खतरा मोल ले लेंगी वो अगर आइंदा कभी इस किस्म के जूते पहन के जाएं। गलत जूतों में फिर वो स्लिप होती हैं, बार बार गिरती हैं। इवन कुछ लोगों को मैंने देखा वो टी शर्ट्स पहन के चले जाते हैं जिसमें एकदम स्वेट जमा हो जाता है, फिर उनको ठंड लग जाती है या हाइपोथर्मिया वगैरह भी हो जाता है। तो आपका इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस किस्म के टी शर्ट पहनिए, किस किस्म का स्टफ पहनना चाहिए? सबसे जो बेस लेयर होती है वो हम प्रेफर करते हैं कि वूलन हो, जिसमें आपका स्वेट जमा ना हो। ठीक है। वो आपको वार्म रखता है उसके बाद भी, ट्रेक के बाद भी। उसके बाद आप फ्लीस लें, और सबसे जो आउटर लेयर होती है वो आपकी विंड ब्रेकर होती है, जो आपको स्नो या रेन या हार्श विंड से बचाती है। तो 2 से 3 तो लेयर्स बेसिक होती हैं, विद एल्टीट्यूड फिर आपको और ऐड करना पड़ता है। तो जनाब आपने सुना है कि आपको क्या कुछ करना पड़ता है इस सब के लिए, और थैंक यू सो मच समर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून, कैफे मागला। जी तो जनाब, आप लोग या हम लोग जब भी कभी आर्ट की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो बड़ा कॉमन फैक्टर हमारे जहनों में आता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आर्ट हम पेंटिंग की तरफ चले जाते हैं, आर्ट हम चले जाते हैं किसी न किसी डेकोरेशन की तरफ, किसी न किसी डिज़ाइन की तरफ। मैक्सिमम जो बड़े कैनवस पे जाकर हम लोग सोचते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा आर्टिस्ट शायद एक एक्टर को बोलते हैं, आर्टिस्ट एक एक्ट्रेस को बोलते हैं, एक सेलिब्रिटी को बोलते हैं। तो मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा आप लोगों से जिक्र किया कि जो आर्ट है ना, इसका कैनवस बहुत बड़ा है। इसमें हमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रूप में मुख्तलिफ किरदारों के साथ नज़र आते हैं। आज जो इस सेगमेंट में हमारे साथ एक पर्सनालिटी मौजूद हैं,
वो मुजस्मा साज हैं। और आप लोग उनके नाम से ख़ास से वाकिफ़ भी हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मुजस्मे जो हैं वो बना चुकी हैं अपने छोटे छोटे से हाथों से, लेकिन वो ये काम कितनी कमाल महारत के साथ करती हैं, आज हम उनसे जानेंगे। रिफ़त शाहीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं कि जिन्होंने मुजस्मा साजी का आगाज़ 15 साल की उम्र से किया है। ऐसा कौन सा शौक़ इन्हें सवार था कि ये 15 साल की उम्र में ही ये सब कुछ बनाना शुरू हो गया? क्योंकि मैंने तो जो मैक्सिमम बनाया है ना, वो जो गीली मिट्टी होती है उससे आप छोटे छोटे से वो बस बर्तन बना लेते हैं, खेलने के लिए, कूदने के लिए, कुछ इस तरह से किया है। वेलकम करते हैं रिफ़त शाहीन को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। रिफ़त कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। रिफ़त, आपके मुजस्मे दुनिया भर में मशहूर हैं और बहुत बड़े बड़े भी मुजस्मे आपने बनाए हैं। 15 साल से आप ये करती आ रही हैं। डेफिनेटली शौक था तो आपने इतनी छोटी उम्र से ये काम करना शुरू किया। अब तक आपका जो बेस्ट रहा है, जो आपको भी, मतलब लोगों को तो लगे ही हैं जो आपके दी बेस्ट है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि नहीं, इसको दी बेस्ट होना चाहिए था? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि जब भी कोई नया काम करती तो हमेशा से अच्छा लगता है। जैसे वो अच्छा, माँ को अपने 5 बच्चे 8 बच्चे बराबर लगते हैं, ऐसे ही मुझे अपने वो बच्चे सारे बराबर लगते हैं। तो इसमें कहीं तुम ये कह नहीं सकते कि फलानी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है और फलानी चीज़ आपको नहीं बिल्कुल पसंद है? ऐसे, क्योंकि हर एक को बनाने की अपनी मुश्किलात भी थी और मज़ा भी था, तो दोनों चीज़ें मिक्स एंड मैच होकर वो फिर बैलेंस कर देती हैं। जब इतनी कामयाबी आपको मिलती है, दुनिया भर में लोग आपको जानते हैं, तो उस वक्त क्या खुशी होती है? अभी तक तो यकीन ही नहीं आता, सबसे पहली बात। और उसके बाद कभी कोई अपने आप में कोई चीज़ मुख्तलिफ नहीं पाई। जब कभी आप लोग कह रहे होते हैं, मेरे बारे में बात कर रहे होते हैं, तो फिर एहसास होता है कि अच्छा ये सब कुछ किया है, तो इसलिए मेरी कोई इस तरह की महसूसात कि हाँ जी कुछ स्पेशल है, आज तक डेवलप नहीं हो पाई। और मैं शायद इस चीज़ को अब महसूस भी करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी डेवलप हो जानी चाहिए अब महसूसात कि मैंने कुछ किया है। कुछ किया है। अच्छा, मैंने आपके बारे में ये सुना है कि जब भी आपके घर में जाए ना, तो बहुत सारे आर्ट के फनपारे अंदर ज़्यादा साथ ही शुरू हो जाते हैं। पूरी आर्ट गैलरी है। ऐसे ही है। उस आर्ट गैलरी को, मैं घर नहीं उसे कहूँगी, उस आर्ट गैलरी को तख्लीक करने में कितने सालों की मेहनत है? अच्छा, मज़े की बात कि उस आर्ट गैलरी में पिछले 6-7 सालों का कोई काम नहीं लगा हुआ। जितना काम है वो सारा मेरे बचपन का लगा हुआ है, या मैंने जो पढ़ा था, क्योंकि पढ़ाई वाला काम बिकता नहीं है। तो वो सारा एग्जैक्टली ऐसे ही है। दीवारों के ऊपर पेस्ट हुआ, या जो मैंने कुछ इंटरनेशनल कंपटीशंस विन किए थे तो उनकी कुछ चीज़ें पेस्ट हुई हुई हैं। और जो आजकल का जितना काम है वो रुकता ही नहीं है। एक तो पहले कमीशन वर्क कर ही नहीं पाती, कम हो जाता है कि मेरे पास वक्त कम हो जाता है, और जो कुछ कर लूँ अगर अपनी मर्जी से, तो कोई गेस्ट आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो उठा के ले जाता है, ये हमें दे दे, ये हमें दे दे, तो वो रुकता ही नहीं है। बल्कि वो बसा औकात वो दीवार अभी फ़ौरन ताकि मैं भी अपनी पसंद की चीज़ें जो है वो जाकर उठा कर ले आऊँ। हाँ, बस औकात वो दीवार जो सिर्फ मैंने इस मकसद के लिए खाली रखी हुई कि इस पर मैं कोई काम करूँगी तो लगाऊंगी, तो हमेशा खाली ही पड़ी हुई। कुछ भी लगाती हूँ फ़ौरन से कोई ना कोई लेकर चला जाता है। सही। अच्छा, दूसरा ये भी कि हम लोगों ने अक्सर जब लोक विरसा भी हम लोग जाते हैं ना, तो बड़ी मज़े की वहाँ पर चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं, बड़े लोग अट्रैक्ट होते हैं। किस कल्चर की उसको ट्रेडिशन को लेकर आप चलती हैं, या बहुत सारे लोग उस चीज़ को ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो स्कल्पचर ज़रा बने हुए हों, उनको लोग उन एंटीक्स को अपने घरों में रखना पसंद करते हैं? अच्छा, वैसे तो अगर बात करूँ तो था पाकिस्तान तो एक मिक्स कल्चर सा रहा। उसमें आपको पता है कि मंजोदड़ो भी आया, हड़प्पा भी आया, ये तहजीबें फिर मिस्र से भी जाके मिल जाती हैं। लेकिन अभी इन द्वार की बात करें, जब हमारी तकसीम हुई तो उसके बाद तो हमारा फिर एक वही कल्चर है जो हिंदुस्तान का कल्चर है। इस कल्चर में फिर पीछे अगर हम और पीछे चलें तो जाकर वो भी आए, हमारे ब्रिटिश भी आए सारे। तो लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त जो दाराजारी अपने कल्चर की है वो हमारे अपनी बेसिक एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि हम अपने कल्चर, अपनी तहजीब क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें शलवार कमीज़ है, हमारी अपनी कुछ रवायात हैं, माँ बाप की खिदमत है, हमारे अखलाकियात हैं। तो वो जो हमारी एक तहजीब बनी है, गूंदी गई है, वो बड़ी खूबसूरत तहजीब है और उसी पे काम करने का मुझे बहुत मज़ा भी आता है। आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है कि लोग अपनी तहरीकों पे काम कर रहे थे, अपनी तहजीबों पे, अपनी रवायात पे काम कर रहे थे। लेकिन आजकल क्योंकि मॉडर्निज़म की तरफ लोग थोड़ा चल पड़े हैं और चीज़ों को समझते हैं कि दुनिया के साथ चलने के लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों पे फोकस करें, तो मेरे ख्याल से आजकल थोड़ा सा हम जिद्दत की तरफ जाते हुए थोड़ा सा अपनी तहजीब को, रवायात को पीछे रखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरा है। हर एक का अपना एक वक्त आता है, उस वक्त के अंदर वही चीज़ अच्छी लगती है। जब इसका अरूज होगा तो उस वक्त इसका जवाल भी आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आलमी सतह पर बहुत सारे आपके ऐसे काम हैं जो कि सराहे गए हैं, और लेकिन कोई एक ऐसी आर्ट जब आप किसी जगह के लिए बना रही हैं, जब आप खुद जाकर उस मामले को देख रही हैं, बड़ी बारीकी से भी देख रही हैं, वो कौन सा मुल्क था, वो कौन सा मुजस्मा था जिसने आपको सबसे ज़्यादा आपकी तवज्जो हासिल की? उसके बारे में बात कीजिए तो शिकागो गोल्फ क्लब का एक एम्बलम था, ईगल। हाँ जी, वो जब बनाया था तो उस पर काफ़ी हो रहा है। कितना बड़ा ईगल था वो था कोई 30 फीट का, और ये बात है 2008 की। 2008 में आपने 30 फीट का ईगल बनाया था जी, शिकागो। ठीक है,
तो क्या किया था भाई? चिड़िया मिड़िया लगाई थी कोई, वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे, वो जो घर में जब आप बांध रहे होते हैं और वो लेंटर शेंटर डल रहे होते हैं, है ना, जिनको कुछ इस तरह- हम लोकल जबान में सीढ़ियाँ कहते हैं। सीढ़ियाँ कुछ, हाँ कुछ इस तरह से होता है। तो क्या क्या सिचुएशन क्या थी, थोड़ा जरा हमें हाईलाइट तो करें। देखिए मामला क्या था? पाकिस्तान में तो वाकई मैं सीढ़ियाँ लगाती हूँ, लेकिन वहाँ पे मामलात मुख्तलिफ थे। वहाँ पर तो मेरे पास बाकायदा कहते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट्स वाले जो गैजेट्स आते हैं वो आ जाते थे मेरे पास। अच्छा। मतलब उन पे खड़ा हुआ, नाम मुझे नहीं याद आ रहा उसका, फोक लिफ्टर आ जाता था, या फिर वो जो बकेट होती है जिसमें आप चढ़ के, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आ चुकी है वो, जिस पे चढ़ के हम वो खंभों की तारें शारे ठीक करते हैं, तो उस तरह की चीज़ें आ जाती थी। मैं उनसे ऊपर जाती थी, नीचे आती थी। तो और कितने टाइम में आपने वो अपना कंप्लीट किया था ईगल? कोई 3 माह लगे थे। पहले माह? मैं इतना टाइम लेती थी, अब मैं 15-20 दिन में 70-80 फीट का मुजस्मा भी अच्छा, निपटा आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट ये भी कि सिर्फ आप ये मुजस्मा साजी नहीं करती, यू आर इनटू पेंटिंग एज वेल। तो वो जो ईगल है, हम दिखाएंगे भी यहाँ पे, चलाएं भी जरा वो जो ईगल है, अब उसके बारे में मुझे बताएं कि वो क्या सिर्फ एक पेंटिंग जो उसकी थी, कलरिंग थी? पूरा मुजस्मा था, 30 ठीक फुट है। का बड़ा मुजस्मा था। मुजस्मे से मुराद यानी कि आप कह सकते हैं स्कल्पचर 3D की सूरत में एक पूरी चीज़, कैनवस के ऊपर पेंटिंग नहीं थी, पूरी एक हाँ चीज़ हाँ, थी। नहीं वो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। एक कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपने चौकी मटेरियल यूज़ किया है तो उसके बाद आप आर्ट की तरफ भी चले जाते हैं। नहीं, फाइबर ग्लास का मटेरियल यूज़ किया था, लेकिन शायद मैं भी आपका सवाल नहीं समझ पाई हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ज़रा आसान अल्फाज में लेके चलते हैं। एक होता है कि आपने क्ले यूज़ किया, जी। ठीक है ना, उसी के साथ ही आप शेडिंग भी उसी क्ले में कोई ना कोई करके कर रहे हैं। बिल्कुल। एक आ जाती है आपकी पेंटिंग कि आपने मुजस्समा बना लिया, अब आपने उसको अपने रंगों की वजह से भी मजीद उसको इन्हांस करना है। नहीं, आखिर में हर मुजस्मे के आखिर में इस पर रंग ज़रूर किया जाता है। वो कस्टमर की मर्जी होती है कि वो कौन सा रंग चाहता है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में, आज से कोई 2012-13 तक तो हर मुजस्मे को सफ़ेद रंग किया जाता था। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही हूँ ना कि उसके बाद भी तो कलरिंग होती है ना, तो समझ उसके जाओ बाद- यार, हमने कभी नहीं पेंट किया है। तो उसके बाद मैंने एक दफ़ा कि एक जगह काम करते, मैंने कहा प्लीज़ मुझे एक दफ़ा आप ना इसको कलर्स करने दें, मेरी अच्छा। मर्जी के, अगर आपको पसंद नहीं आए तो मेरे खर्चे पे आपको मेरे- दोबारा वो सफ़ेद रंग करके दूंगी। मेरा जिम्मा तोश पोश वाला सीन है। नहीं, मैंने कहा मैं अपने ही ज़िम्मे पे आपको सफ़ेद रंग दोबारा अच्छा। करके दूंगी। तो मैंने वो कलर किया और उसके बाद वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान पूरे में हिट हुआ कि वो ट्रेंड बन गया। तो अब मैं पाकिस्तान में एज अ ट्रेंड सेटर भी जानी चाहती हूँ मुजस्मों के हवाले से, कि कलर्स उनके ट्रेंड सेट करती है। पाकिस्तान में रहते हुए हम पाकिस्तानी निकले, जरा अपनी ज़बान में बताएं कि आपने क्या कुछ मुजस्मे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं चलें, शुरू कोई से करूँगी तीन तो गिनवा आपको दें, बहुत कोई से ज़्यादा तीन टाइम। जो बड़े बेहतरीन वाले हैं। अच्छा, बड़े आपकी नज़र में जी, बड़े बेहतरीन वाले तो फिर बात आती है वो ये कि जिन्हें ज़्यादा इंटरनेशनल Recognize किया गया, हाँ। एक है हमारा पाकिस्तान का मुजस्मा जो इस वक्त 37 फीट का है और मरी रोड के ऊपर लगा हुआ है, MLC मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट्स के ऑफिस के बाहर लगा हुआ है। ठीक है। एक मेरा कोहार्ट में है जो कि वो भी 37 फीट का है, वो स्विमर का मुजस्मा है। और इसके अलावा एक और जो है वो लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मैंने काम किया था 2012-2013 में। वो एक साइकिलिस्ट का मुजस्मा है, वो उस वक्त एशिया लार्जेस्ट स्कल्पचर था। ये मुझे ये जरा ये 3 बताइए, बड़े। 30 फुट वाले से कोई नीचे नहीं, कुछ नहीं, मतलब ये नहीं कि हम तो वो वाले बच्चे थे भाई, वो छोटी सी आपने कोई गिलास बना लिया, छोटा सा पॉट बना के वो बाहर से कोई पत्ता तोड़ के पौधा रख लिया, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं आता। अभी जहाँ आप बैठी हुई इतना मुझे भी नहीं आता ना जो आप इस वक्त कर रही हैं, तो हर एक की अपनी वो एक है। आप माशाल्लाह इतना अच्छा इस वक्त प्रोग्राम को लेके चल रही हैं। नहीं, ये तो आपकी अपने अपनी इंटरेस्ट की ability बात है। होती है। आपका इंटरेस्ट उस तरफ है, आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और करना भी चाहिए। और आई विश के मजीद हमारी जो खवातीन है ये इस तरफ आए। लड़कियों का रुझान इस तरफ ज़्यादा होता है, ज़रा लड़कों का होता है। लड़कियों का ज़्यादा होता है फाइनेंस की तरफ, क्योंकि मैंने देखा है लड़कियों में लताफत भी ज़्यादा होती है, ऊपर से वो घर में रहती हैं ऐसे ही बिना वजह के बैठे बैठे चादर का कोई डिज़ाइन बन रहा है तो सोफ़े की सेटिंग हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें जो है ना औरतों में ज़्यादा हम होती हैं। बचपन से पिक कर लेते हैं। हाँ, बचपन से ही पिक कर रहे होते हैं। घर की सेटिंग में आपका सोफ़े का कलर कौन सा है, गिलास का कलर कौन सा है, क्रॉकरी को कैसे मेज़ के ऊपर लगाना है, कुछ अम्मी की तरफ से आ रहा होता है, कुछ फिर मुझे तो अच्छी तरह याद है मेरी अम्मी ने तो मुझे नाड़ा बुनना भी सिखाया था। वाओ, मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हाँ। रही हैं। और फिर वो यही नहीं कहती थी नाड़ा बुनते वक्त हम दोनों बहनों की, हम वैसे हैं तो 3 बहनें, लेकिन दोनों बहनों की रेस लगती थी कि पहले कौन करेगा? कौन करेगा। ओके। तो एक उन्होंने सिलाई कढ़ाई का सिखाना, फिर उन्होंने खाने सिखाए, लेकिन मैं वो ढीठ बच्चा थी जो खाने नहीं सीखे मैंने। अच्छा, हाँ, मुझसे कुकिंग वो नहीं नहीं आती, किया बाकी गया। सब कुछ सीख लिया। हाँ, थोड़ी बहुत ही अपनी मर्जी से कभी करना चाहूँ तो कर लेती हूँ, वरना कुकिंग नहीं कर सकती। चलिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं हर किसी की पर्सनैलिटी के, हर किसी की शख्सियत के, और इसमें बिल्कुल भी कभी आपको आर महसूस नहीं करनी चाहिए। हम जितने मर्जी पढ़ लिख जाएं, लेकिन साथ ही साथ जो एक औरत उतने वर्किंग वुमेन के साथ से घरेलू खातून जिसको हम लोग कहते हैं वो होती है, और वो अपने घर को लेकर चल रही होती है।
मसला या परेशानी कभी भी आप पर आ सकती है। आपको क्या कहते हैं गले के टिच बटन से लेकर कुछ भी करना पड़ सकता है अपने शौहर के लिए, अपनी औलाद के लिए, अगर बेटी हैं तो अपने माँ बाप के लिए। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और मैं तो खुद कहती हूँ कि हाथ का हुनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही। आप जितनी मर्जी डिग्री ले लें, कुछ भी कर लें, अगर जब तक आपके पास हाथ का हुनर नहीं है ना, तो खुदा ना खास्ता कभी नौकरी नहीं भी है ना, तो आप कमा कर अपना भी पेट पाल सकती हैं, दूसरों का भी कर बिल्कुल, सकती हैं। हुनर चाहे किसी भी तरह का हो, वो आपके लिए बहुत आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है। अच्छा, मैं ज़रा लास्टली बढ़ूंगी आपकी तरफ। ये तो आपने हमें बड़े बड़े अपने मुजस्मे गिनवाए ना जो आपने पाकिस्तान के लिए बनाए, और शिकागो वाला भी आपने हमें बताया, वो जो आपने ईगल खड़ा किया वहाँ पे। आपका सबसे छोटा मुजस्मा क्या था, और आपका पहला मुजस्मा जो आपने बनाया था वो किसका फेस था या वो क्या स्कल्पचर था? सबसे छोटा मुजस्मा वो लाडो सोप देखे होंगे आपने, हमारे ज़माने में आते थे। लाडो मैं उस ज़माने की हूँ। भाई वो तो बहुत सीधा था। नहीं, मैंने कहा मैं उस ज़माने की हूँ। नहीं, सुना देखे भी है, एवी में कहूँ कि घरों में आते भी रहे हैं, ठीक है ना। अब बात उस जमाने की नहीं है, लेकिन अगर आप बात कर भी रही है ना कि वो साबुन पर बरीफर, वो तो बहुत आसान था। हाँ, उस साबुन को काफ करके ये जो उस ज़माने में आती थी चाइना की तरफ से छोटी छोटी डॉल्स आती थी, कोई बैठी होती थी, कोई खड़ी होती थी, उनके साइज इतने इतने होते थे, उनको देख के काफ करती थी। और अगर पेंटिंग के हवाले से बात कीजिए तो अपने पूरे ट्राउजर पे कुछ ना कुछ बना के अम्मी से डांट खा रही होती थी। फिर हम कहते तुम धोगी इस दफ़ा इस ट्राउजर को। धोए भी नहीं धोए धोए तो कह रही ये काम नहीं हो पा रहे ना मुझसे। अच्छा जी, बनाने के काम कर लेती हैं और बना के संवारने जो दोबारा काम है ना, ये वो नहीं कर करने किसी और के लिए छोड़ देती हैं। बट एनीवे, थकावट की वजह से। थकावट, हाँ, क्योंकि वो काम करते करते। अच्छा, आपने भी कार्विंग का जिक्र किया कि आपको कार्विंग में माशाल्लाह आती है, और वाकई भी आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है जो बर्तनों पर होती है, नक्श नगारी, ये हमने देखा है कि अक्सर लोगों को इस्लामाबाद में कल्चर बड़ा है, घर की गैलरीज में, कॉर्नर्स में लोग लगाते हैं, लगाना पसंद करते हैं। तो लेकिन ये एक्सपेंसिव भी उसी एतबार से होते हैं। देखिए, एक्सपेंसिव इसलिए नहीं होते कि उनका मीडियम एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं कि उसके पीछे जो हाथ है उसकी सिग्नेचर वैल्यू क्या है। अच्छा। या ब्रांड क्या है। हाँ। तो फिर अगर वो आप देख के खरीदते हैं तो फिर वो एक्सपेंसिव हैं। जी, और एक चीज़ उसमें और जो ज़रूरी होती है वो उनकी भट्टी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। इनके जहाँ पे वो पक कर आते हैं वहाँ बहुत खर्चा हो रहा होता है, तो फिर वो ज़रा अफोर्ड नहीं हो पाता, तो वो इसमें ऐड हो जाती हैं चीज़ें। ठीक, तो समझ आएगी आप लोगों को। एनीवेज, थैंक यू सो मच रिफत अपना वक्त देने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और गुफ्तगू ऐसी ही होनी चाहिए कि ना सिर्फ उसमें हम लोग कुछ सीख सकें, किसी की शख्सियत के बारे में आपको बता सकें, और कुछ चीज़ें जो हैं वो कुछ आपकी मेमोरी का हिस्सा होती है जिनको हमेशा शेयर करके आपको बड़ी खुशी महसूस होती है। तो आज इस कार्विंग और जिस पेंटिंग का ये जिक्र करें, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब संडे के दिन हम आपके साथ कोई ना कोई रिपोर्ट शेयर करें संडे मार्केट से, तो आपको बताएं कि वहाँ पर जो आने वाले एंटीक्स हैं वो कितनी रीज़नेबल प्राइस में मौजूद होते हैं। और यकीन जानिए, मेरे घर समेत इस्लामाबाद के रहने वाले बहुत से लोगों के घर ऐसे हैं कि जहाँ पर उस किस्म की एंटीक्स मौजूद होते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद का कल्चर ये है और वो लोग इस चीज़ को बहुत सराहते हैं, बड़ा पसंद भी करते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, कैफे मार्केट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA जनूबी एशिया में 7वें नंबर पर आ गई है। ये है अच्छी खबर जो कि हमने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। लेकिन ये खबर मज़ीद अच्छी कैसे बनी, क्या जो थे एलिमेंट्स इसके पीछे थे, उस पर आज हम बात करेंगे। बरतानिया की एक फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म, जो कि एयरलाइन या एयरपोर्ट का जायज़ा लेती है, और इस फर्म का नाम है स्काई ट्रैक्स। अब ये एक रैंकिंग प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अंदाज़ा किया जाता है कि किसी भी मुल्क की कौमी एयरलाइन जो है उसकी स्टैंडिंग क्या है। आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं, और इस पर आज हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पे हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान PIA जनाब अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? It's a pleasure to be here. Good morning to you too. थैंक यू सो मच सर। अब्दुल्ला खान साहब, हम लोग अगर चेक करें, क्योंकि PIA के बारे में अक्सर लोगों के शुकूक शुबात रहते हैं और वो लोग प्राइवेट उससे जो है वो ट्रैवल करना ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं। अब चूँकि हम इसको साउथ एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी रैंकिंग जो है वो 7वें नंबर पर आ गई है। पाकिस्तान के लिए किस कदर ये अच्छी बात है, और इसके बाद कितनी बेहतरी आएगी हमारी एयरलाइंस में मज़ीद? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। स्काई ट्रैक्स एक दुनिया के अंदर एक मुस्तनद नाम है एयरलाइन रैंकिंग के अंदर। ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर, पैरायों के ऊपर एयरलाइंस की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, उसके ऊपर एक रैंकिंग निकालते हैं। आपने टॉप 10, टॉप 20 एयरलाइंस का सुना होगा, जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस है, जो कि उस लिस्ट के अंदर वो आती हैं। ये बात मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम पे दुनिया में तकरीबन 5000 से ज़्यादा एयरलाइंस जो कि काम करती हैं, और साउथ एशिया का जो कि उसने निकाला, साउथ एशिया में भी तकरीबन 17 एयरलाइन है, जिसमें
पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन नेपाल को भी वो इसी रीजन के अंदर वो कंसिडर इंक्लूड करते कर हैं। रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, जिसमें स्पेसिफिकली जो क्रू की कर्टेसी है और क्रू की ग्रूमिंग और उनकी ड्यूटी की जो परफॉर्मेंस है कि वो कितने घंटे एवरेज ऑन एन एवरेज फ्लाई करते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक रेटिंग दी। और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर तो ऑब्वियसली हम नंबर 1 थे ही, टॉप 10 के अंदर हम साउथ एशिया के अंदर भी हैं। और जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल ये अभी एक सफ़र का आगाज़ है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप खुशी मनाना शुरू कर दें। हमने बहुत ऊपर जाना है, साउथ एशिया में तो आपको टॉप पे आना ही चाहिए अगर दुनिया में नहीं आ पा सके। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना, मैं जैसे कि आगाज़ में भी कहा कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी भी प्राइवेट एयरलाइंस को ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते हैं अगर उन्होंने डोमेस्टिक भी जो है वो अपना कोई ना कोई सफ़र इख्तियार करने या कोई फ़्लाइट लेनी है। वी जस्ट होप कि PIA को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। अच्छा अब्दुल्ला साहब, मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि एक तो ये कि ये जो फ़्लाइट ऑपरेशन है इस्तांबुल के लिए, ये कब से शुरू हो रहा है, और दूसरा ये भी कि क्योंकि प्राइवेट की तरफ ज़्यादा रुझान है हमारे पाकिस्तानियों का, वहाँ से ज़रा ज़्यादा वो टिकट्स लेते हैं, PIA किस हद तक इकनॉमिकल फेयर अनाउंस करने जा रहा है इस्तांबुल की अगर हम लोग फ़्लाइट लेते हैं तो? जी बहुत अच्छा सवाल। 15 नवंबर 2022 से, यानी ये तकरीबन कोई तकरीबन 8 से कोई 12 एक दिन से बाद PIA की हाँ, डेढ़ पहली हफ्ते के अंदर अंदर। ज़बरदस्त। PIA की पहली इफ्तिताई फ्लाइट जाएगी लाहौर से इस्तांबुल की, जिसको वहाँ के हुकाम जो है रिसीव करेंगे। और ये फ्लाइट हमने रखी है पाकिस्तान तुर्की की 75वीं सिफारती ताल्लुकात की सालगिरह के मौके के ऊपर, खूबसूरत। कि 75 साल हम साथ कंप्लीट करेंगे पाकिस्तान और तुर्की के रिलेशनशिप्स के। और इसी की मुनासबत से वहाँ पे कुछ तकरीबात का भी जो है इनेकाद किया जाएगा, जो कि इस चीज़ को सेलिब्रेट करेगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था, PIA का किराया जो दीगर एयरलाइनें इस रूट के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं उनसे 20 से 30 हज़ार रुपये फी कस कम है। तो बहुत अट्रैक्टिव फेयर है और बहुत अच्छी प्राइस के अंदर आप माशाल्लाह इस्तांबुल जा सकते हैं। इस्तांबुल को ज़्यादा महंगी जगह भी नहीं है सैर करने के हिसाब से, वहाँ पे भी जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि आपको जिस तरह पता है कि पाबंदियों की वजह से PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ था, यूरोप का, बरतानिया का, शुमाली अमरीका का। वो भी इस फ्लाइट ऑपरेशन की वजह से जो हम इस्तांबुल तक जाएंगे और आगे हमारे कोडशेयर पार्टनर टर्किश एयरलाइन उसको लेके जाएंगे, तो उसकी वजह से पाकिस्तानियों की अब 28 और डेस्टिनेशंस तक रसाई हो पाएगी, जिसमें अमेरिका की बड़ी डेस्टिनेशंस इंक्लूडिंग शिकागो, ह्यूस्टन, मायामी, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क शामिल हैं। और इसी तरह बरतानिया की 3 डेस्टिनेशन, यूरोप की अनगिनत डेस्टिनेशंस जो हैं वो हमारे टिकट के जरिए या हमारी एयरलाइन के जरिए आप वहाँ पर आराम से, बासानी और जल्दी से पहुंच पाएंगे। ये तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही मज़ेदार बात आपने हमारे साथ शेयर की है, जो कि डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स भी सुनकर खुशी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अगर एक और चीज़, एक मायूसी के बादल अगर छट जाएं, मैं जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट या PIA उस पर मिलकर क्या काम करे। आपको पता है कि यूरोप के लिए, UK के लिए हम लोगों के जो फ़्लाइट ऑपरेशन थे वो मुतासिर हुए थे। जो वाक़या पेश आया था, मैं इस वाक़े को एक बार फिर से रिपीट तो नहीं अर्गिज़ करना चाहती, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से UK ट्रैवल को ईजी और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है? देखिए, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर से आपको चलना पड़ेगा। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिसने उनके साथ मिलकर इक़दाम करने, उनका वफ्द ऑलरेडी यूरोप गया हुआ भी है और वो इसी सिलसिले के अंदर उनके साथ बात करें कि उनके ऑडिट के पूरे प्रोसेस को एक्सपीडाइट कराया जा सके। इस सिलसिले में पाकिस्तान सिविल एविएशन ने बहुत सारे ऑडिट्स भी करवाए हैं और ये उस सिलसिले की कड़ी है। ये चूंकि जिस तरह आपको मैंने बोला, ये प्रोसेस है, आपको मुख्तलिफ ऑडिट्स के मरहले से आपको गुजरना पड़ेगा। अब उनकी फाइनल असेसमेंट है। उम्मीद हम कर रहे हैं कि अगले चंद हफ्तों के अंदर उनकी कोई टीम आके हमें असेस, हमारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स को और पाकिस्तानी रेगुलेशन के मयार को असेस कर जाएंगे। और जैसे ही उनका मामला कंप्लीट होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द, मैं कल शायद उन्हीं चंद हफ्तों के अंदर अंदर PIA जो है वो अपना फ्लाइट ऑपरेशंस वहाँ पे मुकम्मल तौर पे फाल करेगा और बहाल करेगा। लास्टली सर, बस एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अमूमन हम लोग भी जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अक्सर कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं कि जहाँ की हालत बड़ी मायूस कुन होती है। क्या एयरपोर्ट की तज़यीन व आराइश के लिए भी, उनके इंटीरियर को, उनके एक्सटीरियर को बेहतर बनाने के लिए भी PIA कुछ कर रहा है? देखिए, एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की मिल्कियत और उनके ज़ेरे इस्तेमाल कंट्रोल होते हैं। उनका ऑब्वियसली एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान है। वो उसके ऊपर आपको देखा है वो बहुत सारे एयरपोर्ट्स नए साइट्स डेवलप भी कर रहे हैं, कुछ एयरपोर्ट्स की तज़यीन व आराइश भी हो रही है। तो ये जिस तरह मैंने आपको बोला, वो ये काम इसके ऊपर करते जा रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ एयरपोर्ट्स हमारे ऐसे हो जाएंगे कि शायद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कम्पीट कर सकें।
बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला हाफिज़ खान साहब, तर्जुमान PIA हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी मज़े की अच्छी खबरें उन्होंने आज वीकेंड के रोज़ हम लोगों को दे दी हैं। पहली तो ये क्योंकि बहुत सारे लोग टर्की जाने का जो ट्रिप है वो प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट जो हमारी परवाज़ें हैं उनके थ्रू अपना फ़्लाइट टिकट जो है वो बुक करवाते हैं। लेकिन अब 15 नवंबर से जनाब आप लोग 15 से 20% किराए में कमी के साथ अपने लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ के थ्रू इस्तांबुल जा सकते हैं। और ये उससे भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान और तुर्की के जो माबैन सिफारती ताल्लुकात हैं 75 साल मुकम्मल होने पर उस रोज़ न सिर्फ एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, एहतमाम किया जाएगा, बल्कि पहली परवाज़ लाहौर से इस्तांबुल के लिए रवाना होगी। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस तरह की बहुत सारी कामयाबियों से नवाजता रहे और कोशिश कीजिए कि कुछ कोताहियाँ हमारी इंटरनेशनल एयरलाइंस में हम लोगों ने खुद से आंखों से विटनेस की है, लेकिन जहाँ पर हम लोग मामलात को बेहतरीन कर सकते हैं या फिर तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा हमें करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जी तो जनाब, जो कैफ़े मागला के हमारे अगले गेस्ट हैं वो जो हैं एक शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और ये सेगमेंट चूँकि हम लोगों का मोस्टली करियर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से हमने जैसे कल आपसे शेयर किया था ना कि आप स्कॉलरशिप्स वगैरह किस तरह से अवेल कर सकते हैं। ना सिर्फ आज हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो हमने की ही है, आज जब हम लोग जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है पेटेंट। अब कुछ बच्चे मुझे लगता है कि पाकिस्तानी आबादी के चंद ही फ़ीसद स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो जानते होंगे ये पेटेंट है क्या। यकीन जाने की चीज़ मुझे भी नहीं पता, मैं इसके बारे में बड़े ही मामूली सी इन्फॉर्मेशन रखती हूँ, लेकिन ये बड़ी ही करामत चीज़ है। ये क्या प्रोसीजर है, किस तरह से आप बैरून मुल्क जाकर ना सिर्फ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, बल्कि अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए इस पेटेंट के अमल से आप गुजरे हैं और आपने अपने कोई रिसर्च उस पर कंप्लीट की है, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और बाहर आपकी इस रिसर्च से या आपके काम से इंटरनेशनली लोग किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और फिर इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी आपको उसका रिस्पांस किस तरह से आता है, आप किस तरह से इंटरनेशनल करेंसी में अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज इस पर हम लोग बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर रहमत खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर रहमत खान साहब, ये सब्जेक्ट ये मैंने मौजू समझने की कोशिश की, मुझे समझ तो आ गई है, लेकिन शायद मैं उस कमाल महारत के साथ अपने स्टूडेंट्स को समझा ना पाऊँ, वो स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। मेरा मतलब है कि मैं अपने व्यूअर से मुखातिब हूँ। ज़रा आप हमें बताएंगे कि पेटेंट बेसिकली है क्या? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। सो मैं पेटेंट के बारे में लेमैन्स टर्म में स्टार्ट कर दूंगा कि पेटेंट एक्चुअली होता क्या है। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में इसको ले लें तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल हमारा घर होता है या हमारी लैंड होती है या कोई शॉप होती है या कोई भी हम गाड़ी रखते हैं, तो उसको अपना बनाने के लिए हम एक लीगल प्रोसेस से गुजरते हैं और वो हम रजिस्ट्री करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के प्रोसेस से गुजरते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ताकि वो हमारी एक लीगल प्रॉपर्टी बन जाए। तो ये तो हमारी वो वाली प्रॉपर्टी हो गई, जिस तरह लैंड हो गई या कोई भी आपके एसेट्स होते हैं, उसको आप अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक लीगल प्रोसेस से आप गुजारते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस चीज़ को कहते हैं, हर वो चीज़ जिसको आप अपने माइंड से क्रिएट करते हैं, वो इन्वेंशन भी हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है या वो किसी प्रॉब्लम का एक टेक्निकल सोल्यूशन भी हो सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए, जिस तरह आप अपनी गाड़ी अपने नाम करते हैं, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए आप पेटेंट फाइल करते हैं। ठीक है, तो पेटेंट आप कहाँ पे फाइल करते हैं? जिस तरह आप ज़मीन की रजिस्ट्री करते हैं तो प्रॉपर आप एक जो भी लैंड रेवेन्यू होता है वहाँ पे आप उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस तरह पेटेंट का एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस होता है। सही है, जब वो पेटेंट आपने वहाँ पे सबमिट कर दिया, आपने फाइल कर दिया, तो वो एक पूरे एक प्रोसेस से गुजरता है जिसके ऊपर तकरीबन सालों भी लग जाते हैं इन सम केसेस। तो जैसे ही वो आपको ग्रांट हो जाता है, आपको असाइन हो जाता है, तो वो आपका एक कॉपीराइट बन जाता है, आपकी स्टैंप उसके ऊपर लग जाती है। तो कोई बंदा अगर उसको यूज़ करना चाहे, उसको बेचना चाहे या फॉर एग्जांपल उसके ऊपर कमर्शियल कोई भी रेवेन्यू जनरेट करता है, तो वो आपसे परमिशन लेगा। अगर आपसे वो परमिशन नहीं लेगा तो आप उसको कोर्ट के थ्रू सू भी कर सकते हैं। वो एक आपकी एक लिमिटेड टाइम के लिए एक प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक,
और ये लिमिटेड टाइम के लिए आपकी तो प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन अब अगर दूसरा कोई इसको यूटिलाइज करना चाह रहा है और उस थीसिस पर या उस कंटेंट पर काम करके वो एक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है, तो उससे वो जो पेटेंट था वो किस हद तक और किस तरह से कमाई उसको हो सकती है? पहले तो ये है कि अगर आपने वो एक जो आइडिया है, जो भी आपने एक टेक्निकल सोल्यूशन दिया हो, आपको वो मिल चुका है, पेटेंट ऑफिस से आपको ग्रांट हो गया है। ठीक है। तो कोई भी अगर इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसको यूज करना चाहते हैं तो वो पहले आपसे लाइसेंस लेगा, आप परमिशन लेगा, आप लाइसेंस उसको दोगे, लाइसेंस के थ्रू आपकी उनके साथ डीलिंग होती है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप 10 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसके ऊपर मेरा इतना परसेंटेज होगा हर प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। कोई भी बंदा मतलब उस जुरिस्डिक्शन के अंदर, उस रीजन के अंदर उसको जब भी यूज करेगा वो आपसे परमिशन लेगा, और वो आपके दरमियान और उस पार्टी के दरमियान डिपेंड करता है कि आपकी डीलिंग किस तरह होती है, रेवेन्यू की या प्रोडक्ट के ऊपर। या अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर अहमद साहब कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी पाकिस्तान में अपना ये काम कंप्लीट किया, उसके बाद अब आप बरतानिया में जाके सर्व कर रहे हैं, तो हमारे कितने परसेंट स्टूडेंट्स ये जानते होंगे इसके बारे में कि क्या टेक्निक है, किस तरह से आप बाहर बैठकर भी पैसा कमा सकते हैं या पाकिस्तान में रहते हुए? फिर दूसरा ये भी मुझे बताएगा कितने परसेंट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटी पेटेंट जैसी फैसिलिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही हों? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थोड़ा बहुत हाउ टू नो आइडिया होता है स्टूडेंट्स को कि पेटेंट क्या होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको प्रोसेस नहीं पता होता। उनकी मल्टीपल रीजन है, स्टूडेंट को पता नहीं होता, स्टाफ को पता होता है, लेकिन स्टाफ के पास तो रिसोर्सेज काइंडली जरा वो प्रोसीजर आप अगर हमारे साथ शेयर करें ताकि कुछ बच्चों की रहनुमाई हो जाए जो इस वक्त कैफे मार्कला देख रहे हैं। ठीक है, मैं वो डिटेल में शेयर कर देता हूँ। पहले मैं रीजन बता देता हूँ। रीजन ये है कि पाकिस्तान में लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, फंड्स अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो उस पर मैं बाद में आऊँगा जब एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊँगा। ठीक है। जिसकी वजह से जो स्टाफ होता है वो स्टूडेंट को इस डायरेक्शन में गाइड नहीं करते, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। स्टाफ अपना पेटेंट रजिस्टर नहीं करवा सकता क्योंकि पेटेंट के प्रोसेस में काफ़ी टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और फंड्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। सही है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी स्टाफ है जो चाहता है कि मैं अपना आइडिया, मेरा जो आइडिया है मैं उसको पेटेंट करा दूं और इसको मैं बाद में स्पिन आउट कंपनीज में या किसी भी इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दूं, तो पेटेंट के लिए तब अप्लाई करें जब आपकी 3 मेन चीज़ें आपकी क्लियर हों। फर्स्ट जो चीज़ है वो आपको ये क्लियर हो कि जो आपके पास आइडिया है, जो आप आइडिया सोच रहे हैं वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा पूरी दुनिया में। यू आर द वन टू डू इट फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कहीं भी ऑनलाइन अगर आप इसको सर्च करेंगे या किसी भी प्रोडक्ट्स की फॉर्म में या किसी भी पब्लिकेशन के फॉर्म में दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो आपने हमें बताया कि पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करते हुए हमने किन 3 बातों का ख्याल रखना है। जी जी। मतलब अगर कोई भी बंदा पेटेंट के प्रोसेस में जाना चाहता है तो उसको पहले 3 चीजों से गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज वो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। फिंगर टिप्स पे वो चीजें क्या हैं जरा गिनवाइएगा। पहली जो चीज है वो उसका जो आइडिया है वो इनोवेटिव होना चाहिए, वो नॉवल होना चाहिए, किसी और इस पे काम ना किया हो। मतलब दुनिया में कहीं भी इस पे ना काम हुआ और न किसी पब्लिकेशन के फॉर्म में, न किसी रिव्यू फॉर्म में, मतलब उसके बाद भी ना हुई वो कंप्लीटली इनोवेटिव हो, एक्सक्लूसिव होना चाहिए बिल्कुल। दूसरा ये है कि वो उसको टर्म को इन्वेंटिव बोलते हैं। इन्वेंटिव का मतलब ये होता है कि आपने जो आइडिया दिया है वो ऐसे ना हो कि किसी भी टेक्निक की या किसी भी प्रोसेस की थोड़ी बहुत ट्विस्ट ना हो, मतलब वो कंप्लीटली इनोवेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके फील्ड के जो बंदे हैं उसके लिए ऑब्वियस ना हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट मतलब कंप्यूटर साइंस में काम कर रहा हूँ, तो मैं जो आइडिया दूंगा मेरे फील्ड के लोगों के लिए वो एक ऑब्वियस चीज ना हो, मतलब उनके लिए भी इनोवेटिव हो। मतलब आपको तो आइडिया नहीं होगा क्योंकि मैं डिफरेंट फील्ड, वो मस्ट बी वाओ वाला फैक्टर होना चाहिए। और थर्ड वन ये है कि आपके पास टाइम और मनी इस प्रोसेस के लिए होने चाहिए। सही। डॉक्टर अहमद खान साहब हमें अपना वक्त देने के लिए। पेटेंट इससे पहले तो मुझे नहीं समझ थी इस बारे में और मैं खुद बड़ा कंफ्यूज थी कि मैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगी अपने व्यूअर्स के सामने, और डॉक्टर अहमद खान साहब ने बड़ी खुद इस बारे में हमारी मदद की। और आप लोगों को भी, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, हमने कोशिश की कि करियर काउंसलिंग के मामले में हम आपको ये पेटेंट का रोल
पेटेंट का तरीका, ये किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन होती है और किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, ये हम ज़रा आपको बता सकें। और आप लोग भी मुझे कहते होंगे कि ज़रा आप क्या आप सैटरडे और संडे भी हमारे क्लास लगा के बैठ जाती, कल आप स्कॉलरशिप्स लेकर आ गई थी और आज आप पेटेंट के बारे में हमसे डिस्कस कर रही हैं। लेकिन ये सब आप लोगों की भलाई के लिए होता है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा बता सकें, समझा सकें, क्योंकि अमूमन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें और बाहर जाकर अच्छे क्या कहते हैं कि इनकम जनरेट करें और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बने। तो कुछ बच्चे हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसे जिन पर बड़ी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो हमारे जो ये वाले सेगमेंट्स हैं ना, ये उन्हीं जिम्मेदार छोटे छोटे से बच्चों के लिए होते हैं जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपने लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी, इस मुल्क कौम के लिए भी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और आज आपका वीकेंड है, जाके एंजॉय कीजिए। देखिए अब आप लोगों ने नेक्स्ट जो मंडे टू फ्राइडे है वो किस तरह से प्लान करना है और मज़े मज़े के खाने खाइए। और वो लोग जो कि तुर्की का ट्रिप जो है वो करना चाहते हैं, 15 नवंबर तक का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इस्तांबुल तक के लिए हमारी फ़्लाइट ऑपरेशन जो है बाकायदा तौर पर PIA उसका आगाज़ करने जा रहा है। और देखिए कि किस तरह से आप कुछ पैसे बचा सकते हैं और पाकिस्तान एयरलाइन का इंतखाब करके आप किस तरह से अपना ट्रिप इकनॉमिकल बना सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।